अध्याय 51 से 55। टेस्ट पायलट आई कैप्टन कारुथर्स अंधेरे और शांत कॉकपिट में बैठे थे। संपूर्ण संलग्न स्थान किसी भी बाहरी शोर से अलग था। केवल अंतरिक्ष में एकमात्र लाल छाया के खिलाफ उसकी उंगलियों की लयबद्ध थपथपाहट धातु की दीवारों से उछल गई। किसी भी प्रतिष्ठित मेक पायलट के लिए इनाम शिकार एक कठिन व्यवसाय था। यह चौकियों की रक्षा करने या संघर्ष क्षेत्रों में गश्त करने जैसी बुनियादी नौकरियों से भी आगे निकल गया। कई मामलों में कुछ अवसरवादी हमलावरों को रोकने के लिए पायलटों को बस लंबे समय तक खड़े होकर इंतजार करना पड़ता था और केवल कभी कभार ही कॉकपिट में चढ़ना पड़ता था। ब्राइट रिपब्लिक के बाहरी इलाके में होने वाली घटनाओं की मात्रा काफी कम थी। अधिकांश लोगों ने सोचा कि आसपास के सिस्टम और क्षुद्र ग्रह क्षेत्र उच्च मूल्य वाले संसाधनों से बंजर थे। अधिक सामान्य विदेशी वस्तुओं में से केवल कुछ ही पाए जा सके और छोटी खनन कंपनियों ने कम लागत पर उनका दोहन करके एक छोटा सा लाभ कमाया। यदि आप इसे पर्याप्त रूप से सार्थक बनाते हैं तो ब्राइट रिपब्लिक जैसे बंजर भीतरी इलाके में भी संसाधनों को निचोड़ा जा सकता है। जो समुद्री डाकू इस अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने के लिए काफी जर्जर थे, वे 3 रूपों में आए। स्थानीय अपराधियों की संख्या सबसे अधिक थी। जो गुंडे गलत रास्ते पर चले गए, इन अपराधियों ने ज्यादातर जो कुछ भी उनके हाथ लग सकता था उसे संचालित किया और आमतौर पर समर्थन संरचना या किसी भी प्रकार की दीर्घकालिक रणनीति की कमी के कारण बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाए। उन्होंने आमतौर पर शुरुआत में बड़ी धूम मचाई लेकिन जल्दी ही उनका शिकार कर लिया गया। कारुथर्स इन शौकीनों को अपनी रोटी और मक्खन मानते थे। उनका शिकार करने में बहुत कम जोखिम था लेकिन केवल गुजारा करने लायक ही भुगतान मिलता था। दूसरे प्रकार के समुद्री लुटेरों ने अर्धकानूनी पहचानों को यदाकदा अवैध आक्रमणों के साथ मिश्रित कर दिया। अधिकांश लोग इन्हें संगठित अपराध मानते थे, हालांकि इन समूहों की वास्तविक कार्यप्रणाली उससे कहीं अधिक धुंधली थी। अक्सर इसका मतलब ऐसी कंपनियां होती हैं जो प्रतिस्पर्धा के गंदे पक्ष में उतर जाती हैं या भाड़े की कंपनियां जिन्होंने अपने नियोक्ताओं के खिलाफ जाने का फैसला किया है। स्वाभाविक रूप से आपके पास क्लासिक संगठित अपराध समूह भी थे, जो अक्सर उन ग्रहों के आसपास केंद्रित होते थे जिन पर वे आधारित थे। एक छोटे इनामी शिकार समूह के कप्तान के रूप में कारुथर्स आमतौर पर इन तथाकथित समुद्री डाकुओं के साथ खिलवाड़ करने से दूर रहते थे। कई समूह अक्सर गहरे समर्थन पर भरोसा करते थे। बेटे को हराओ, बाप को भड़काओ, पिता को हराना, दादा को भड़काना, और यह तब तक चलता रहा जब तक कि आप एक ठोस दीवार से नहीं टकरा गए। अंतिम प्रकार के समुद्री डाकू परेशानी का प्रतिनिधित्व करते थे। अधिक विकसित स्थानों में काम करने के आदि विदेशी कभी कभी पीछा छुड़ाने और छिपने के लिए गांगे या बैकवाटर की ओर भाग जाते थे। यदि आप भाग्यशाली थे तो ये हरे हुए लोग केवल एक बुनियादी सामान लेकर आए और बाकी सब कुछ वे अल्प सूचना पर ले आए। यदि नहीं तो वे पूरी तरह से तैयार होकर आए थे। बड़े अंतरिक्ष यान, पर्याप्त आपूर्ति और रिपब्लिक के मैककोर द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों से एक पूरी पीढ़ी आगे के उन्नत उपकरणों के साथ, इन विशाल विनाशकारी गेंदों ने मूल रूप से बलों के स्थानीय संतुलन के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। एक तकनीकी बढ़त और एक मोबाइल बेस के साथ जो उन्हें बाहरी इलाकों में घूमने की अनुमति देता था, ये दम भी निर्वासित अक्सर ऐसे व्यवहार करते थे मानो वे प्रभारी हों। कई बार मैककोर ने उन्हें एक खूंटी से नीचे गिरा दिया, सिर्फ इसलिए कि ब्राइट रिपब्लिक ने सभी मानव राज्यों के बीच सबसे कम उन्नत उपकरणों का उपयोग किया। इसका मतलब यह नहीं था कि कोई भी उन्हें धक्का दे सकता था। वास्तव में यह बिल्कुल विपरीत था। मैककोर के पायलटों ने अपनी स्थिति में आने के लिए कड़ी मेहनत की और अपनी सक्रिय सेवा में कई छोटी छोटी झड़पें लड़ी।
स्थानीय अंतरिक्ष क्षेत्र निचले स्तर के संकटमोचनों का केंद्र था। मैककोर की नवीनतम प्रमुख उड़ान पर विचार करें। रेड फोर्ट कुछ दूसरे दर्जे के राज्य का एक शीर्ष भाड़े का समूह अपने जागीरदारों की मिलीभगत के कारण एक आकर्षक खनन गृह पर अपना कब्जा अधिकार खो बैठा। ये छोटे समूह आमतौर पर चूहों की तरह काम करते थे, लेकिन उनमें से एक के पास एकजुट होने और अपने आकाओं के खिलाफ विद्रोह करने का उज्जवल विचार था। जाहिर है वे सफल हुए, क्योंकि रेड फोर्ट डूबते जहाज को छोड़कर नाविकों की तरह भाग गए। उनका एक टुकड़ा अंततः ब्राइट रिपब्लिक की सीमाओं पर पहुंचने से पहले 6 सितारा क्षेत्रों को पार करने में कामयाब रहा। उन्होंने निकटवर्ती ग्रह के स्थानीय हित समूह को हिंसक तरीके से विस्थापित करके शीघ्र ही अपना घर बना लिया। चूंकि उनके उन्नत उपकरण और अन्य उपकरणों का रखरखाव महंगा था, इसलिए उन्होंने वैसा ही किया जैसा कई अन्य बाहरी लोगों ने किया था और स्थानीय जनता से अत्यधिक करों की मांग की। कुछ दंगों और रक्तपात के बाद मैककोर ने अंततः उनके शेष जहाज और उनके अधिकांश मैक को तोड़ दिया। स्वाभाविक रूप से यह कहानी का अंत नहीं था। निजी शटल पर सवार कुछ व्यक्तिगत मेटफटियल रेंज से भागने में कामयाब रहे और अन्य स्टार सिस्टम में स्थानांतरित हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा है, उन्हें केवल इसकी परवाह थी अगर इसकी कोई उपस्थिति नहीं थी। यदि मैककोर को विभाजित होकर उन सभी का शिकार करना होता, तो उन्हें भारी मात्रा में समय बर्बाद करना पड़ता। उनके लिए गंदा काम करने के लिए कारुथर्स जैसे इनामी शिकारियों को नियुक्त करना बेहतर है। हालांकि एक बेहतर टीम का सामना करने का जोखिम काफी था, कारुथर्स ने इसे हराने के लिए अपनी टीम पर भरोसा किया। विदेशियों ने उसी तरह मैककोर ने उनके पूरे समूह को नष्ट कर दिया। टीम वर्क और बेहतर संख्या के साथ कॉकपिट में हल्की सी गड़गड़ाहट हुई। बाहर से आने वाली आवाजों से यह स्पष्ट हो गया कि शटल कारुथर्स अपने में के साथ सवार होकर लैंडिंग पूरी कर चुका था। आइए इस शो को सड़क पर लाएं। उसने अपने कंसोल के बीच में लाल मणि को दबाया और उसकी मशीन प्रकाश में आ गई। उसके प्रोजेक्टर में चमकीले लाल रंग ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई फूल खेल रहा हो। जैसे ही कारुथर्स ने गहरी सांस ली और अपने मस्तिष्क को तंत्रिका इंटरफेस में डूबने दिया, पूरा कॉकपिट रोशन हो गया। उनकी व्यक्तिगत व्यवस्था की गर्मजोशी भरी परिचित उपस्थिति ने उनकी वापसी को गले लगा लिया। कुछ हफ्तों तक फीनिक्स क्राई का मालिक होने के बावजूद कारुथर्स ने पहले से ही इसे अपना घर मान लिया था। यह भी संभव है कि आप मेरा आखिरी साथी हों। कारुथर्स ने कंसोल की सतह को सहलाते हुए अपने मेक से प्यार से बात की। मैं बाहर जाकर आकाशगंगा के मैल का शिकार करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। आइए धमाका करें और इसे अंत तक पहुँचाएं। मार्क एंटनी मॉडल अपने स्टार्टअप के माध्यम से तीव्र दक्षता के साथ आगे बढ़ा। जैसे ही कारुथर्स ने अपना मेक बूट करना समाप्त किया, वह ऑडियो चैनल से जुड़ गया जहां उसके 6 साथी पहले से ही मौजूद थे। माइली, तुम्हारा बड़ा कैसा है? मैं अभी भी अपने बाएं घुटने से चरमराहट सुन रहा हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि चर्बी वाले बंदर फिर से सुस्त हो गए हैं। चैनल के अन्य पायलटों ने अपने अपने सामान्य मजाक का आदान प्रदान किया। कारुथर्स ने उन पर थोड़ा ध्यान दिया क्योंकि उन्होंने अपने स्रोतों द्वारा एकत्र की गई जानकारी की एक बार फिर से समीक्षा की। पाइप नीचे करो, लड़के और लड़कियां। चलो काम पर चलते हैं। हमें एक सूचना मिली है कि एक लाल पैर एक परित्यक्त खदान में, जिसे यह गंदा स्थान कहा जाता है, घूम रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको उसे रेड फोर्ट कहना चाहिए? जो भी हो, कारुथर्स ने अपना हाथ लहराया। गिरे होने के बावजूद खदान में मौजूद रेड फोर्ट के पास अपने लिए एक अस्थायी किला बनाने के लिए अंदर छोड़े गए गियर का उपयोग करने के लिए पर्याप्त ज्ञान है।
स्थानीय मिलिशिया द्वारा इस फुट को हटाने का कोई भी प्रयास खूनी नाक और लाखों की क्षति के साथ वापस आया। बहुत अधिक लापरवाह मत बनो। यह आदमी एक कठिन कुकी है। उसका लोड आउट क्या है, यही परेशान करने वाली बात है। इस व्यक्ति का तंत्र विस्तारित व्यस्तताओं के लिए पूरी तरह तैयार है। उनकी मशीन सूप्ड अप लेजर राइफल के साथ एक मीडियम राइफलमैन है, और इससे पहले कि आप आशा करें कि वह खत्म हो गया है, उसने नीचे गिराए गए मेचों की भूसी निकाल ली और उनकी सभी ऊर्जा कोशिकाओं को नष्ट कर दिया। और इसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि वे उपलब्ध सभी खनन उपकरणों से कितनी ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। कुल मिलाकर यह एक बुरी स्थिति की तरह लग रहा था। खदान के एकमात्र प्रवेश बिंदु पर एक शक्तिशाली लेजर राइफल लगी होने के कारण भाड़े के सैनिकों का कोई भी आकस्मिक समूह ऐसे प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला नहीं कर सकता था और आगे नहीं निकल सकता था। बहुत बुरी बात है कि कारुथर्स को अपने करियर में बहुत सारे कमीनों का सामना करना पड़ा, जिनमें से कई ने अपनी भयानक चालों से और भी बदतर चीजें निकाली। बीच में एक परित्यक्त खदान में छिपना कोई खास बात नहीं थी। माइली, तुम्हारा खोदने वाला कैसा है? यह सब तैयार है। आप जानते हैं कि मैं हमेशा इस गंदे पुराने मॉडल को बदलने की बात करता रहता हूँ, ठीक है? अरे, अगर यह काम करता है तो यह काम करता है। जब हमें जो मिला है वह पूरी तरह से टूट जाएगा तो मैं उसे बदलने के बारे में सोचूंगा। ऐसा नहीं है कि यदि हमारा खोदने वाला धूल से टकराता है तो यह ब्रह्मांड का अंत है। हाँ हाँ, आप जो भी कहें बॉस। माइली ने पहिए वाली ड्रिल जैसी मशीन को एक निचली पहाड़ी की ओर निर्देशित करते हुए अपनी आंखें घुमाई। स्थलाकृति हमें प्राप्त आंकड़ों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। मैं आपको पहले ही बता सकता हूं कि कुछ बदलाव या भूस्खलन हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि खदान काफी हद तक वैसी ही है, इसलिए हमारा प्रवेश बिंदु अभी भी काम करना चाहिए। माइली ने एक यादृच्छिक स्थान चुनने से पहले अपने प्लेसमेंट में थोड़ा हेर फेर किया, जो कुछ हद तक आशाजनक लग रहा था। उसने खुदाई करने वाली मशीन को एक उथले कोण पर स्थापित किया। यह मेक्स को बिना झुके चलने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त था, जबकि भूमिगत सुरंगों से टकराने के लिए नीचे की ओर खुदाई करने में भी सक्षम था। जब उसने मशीन सेट करना समाप्त कर लिया तो सभी ने अपना अपना स्थान ले लिया और कुछ ने प्रत्येक दिशा की ओर देखा। अन्य लोग सुरंग के प्रवेश द्वार पर एकत्र हो गए। हालांकि अब तक जुटाई गई किसी भी खुफिया जानकारी से पता नहीं चला कि दुष्ट पायलट का कोई साथी था, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं था। कारुथर्स ने अपनी मशीन को खोदने वाले के सामने रखते हुए सामने की स्थिति संभाली। उन्होंने अपनी मशीन तैयार की और अंतिम समय में कुछ जांचें की। हर कोई तैयार है। एक बार जब टीम ने अपनी सभी जांचें पूरी कर लीं तो खुदाई करने वाला काम पर लग गया। बेलनाकार खुदाई करने वाली मशीन ने अपने पेंच ब्लेडों को घुमाया और सीधे मिट्टी में खोद दिया। इसकी गति और शोर से क्षेत्र में हर कोई अनुमान लगा सकता था कि अकेले गड़गड़ाहट से क्या हो रहा था। यह चोरी के बारे में कभी नहीं था। यह सब सदमे और विस्मय के बारे में था। सुरंगों तक पहुंचने में 7 मिनट बाकी हैं। प्रवेश द्वार पर नजर रखें। अगर आपको कुछ भी संदिग्ध दिखे तो रिपोर्ट करें, और मेरा मतलब कुछ भी हो। विदेशी को पता होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन वह समझदारी से गहराई में ही रुका रहा। अगर उसने नासमझी से खुद को बेनकाब करने का फैसला किया तो कारुथर्स और उसके दल द्वारा उसे आसानी से घेर लिया जाएगा। 5 मिनट शेष हैं। अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। घड़ी में 3 मिनट बचे हैं। मुश्किल से एक झलक। खुदाई करने वाली मशीन ने अंततः खनन सुरंगों को तोड़ दिया। पावर टीम कार्यवाही में जुट गई। खदान पर नजर रखने के लिए एक धार्युक्त में खदान के प्रवेश द्वार के करीब रखा गया था, जबकि कारुथर्स ने नई खोदी गई सुरंग में रास्ता दिखाया था।
खुदाई करने वाले ने एक सुरंग खोदी जो उनके खंभों के शीर्ष से बमुश्किल चौड़ी थी, इसलिए जो टीम अंदर गई उसमें केवल 2 ढाल वाहक शामिल थे। कारूथर्स ने नेतृत्व किया और माइली उनके पीछे रही। वह क्या करने जा रहा है? क्या वे हमारा सामना करेगा या सुरंग से भाग जाएगा? कारूथर्स को महसूस हुआ कि उसकी गर्दन से पसीना बह रहा है। किसी को भी उन्नत लेजर राइफल प्राप्त करना पसंद नहीं आया। हालांकि उन्होंने अपनी नई खरीदी गई मशीन का बड़े पैमाने पर परीक्षण किया और यहाँ तक कि किसी भी दोष के लिए अपने स्वयं के तकनीशियनों से इसकी जांच भी कराई, फिर भी उन्हें लगा कि वे एक बड़ा जुआ खेल रहे हैं। अंधेरी और संकरी सुरंग आतिशबाजी की तरह जगमगा उठी जब एक सफेद गर्म किरण उनके मार्क एंटनी की ढाल पर गिरी। कारूथर्स चिल्लाए। भले ही घातक किरण में कोई बल नहीं था, इसके बजाय उसने कल्पना की कि उसकी मशीन की बाह गर्म हो रही है क्योंकि ऊर्जा हथियार की गर्मी उसकी पूरी सतह पर फैल गई है। संपर्क करना। मैंने मारा। अरे, उस किरण की माप मेरी किरण से 50% अधिक है। प्लान ए का पालन करें। दोनों तरफ से सुरंग में प्रवेश करें और उस कमीने को 2 दिशाओं से पिन करें। एक अन्य लेजर किरण उसकी ढाल से टकराई, जिससे एचआरएफ कवच की कई परतें झुलसकर धातुमल में बदल गईं। ढाल का समग्र तापमान भी बढ़ गया, हालांकि इसकी मोटाई के कारण इसमें काफी समय लग गया। राइफलमैन गोली चलाने के लिए आदर्श स्थिति में नहीं था। माइली ने बड़ी चतुराई से खुदाई मॉड्यूल को प्रोग्राम किया था ताकि उसकी ढलान बढ़ जाए क्योंकि वह नीचे की ओर खोद रहा था। इसका मतलब यह था कि सुरंग सीधे खीरे की तुलना में टेढ़े केले की तरह अधिक दिखती थी। इससे राइफलमैन को सुरंग में प्रवेश करने और पास आने के लिए मजबूर होना पड़ा यदि वह एक अबाधित फायरिंग लाइन प्राप्त करना चाहता था। कारूथर्स ने अपनी कलाई की खुली तोप से जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी लेजर किरणें दूर तक नहीं गईं। उनकी कलाई पर लगे लेजर सटीकता के मामले में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। आगे बढ़ने की क्रिया मात्र से ही इस सीमा पर उसका लक्ष्य खराब हो गया। दूसरी ओर राइफलमैन के पास न केवल एक बेहतर हथियार था, बल्कि उसने वास्तविक निशानेबाजी का भी दावा किया। लगभग हर एक किरण शॉट मार्क एंटनी की लाल ढाल पर एक ही स्थान पर गिरा। इस कमीने का शॉट वाकई अच्छा है। मेरी ढाल का निचला हिस्सा पिघलने से आधा रह गया है। रुको कारूथर्स, हम 2/3 रास्ते पर हैं। शायद राइफलमैन को नई सुरंग को नष्ट करने का निर्णय लेने पर पछतावा हुआ। कारूथर्स ने दृढ़तापूर्वक अपना रास्ता आगे बढ़ाया क्योंकि उन्होंने अपनी मशीन पर पूरा भरोसा रखा। उन्होंने लेजर फायर की क्रूर बौछार को सहने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसकी ढाल सस्ती हो सकती है, लेकिन यह काफी मोटी भी थी और इसमें गर्मी को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान था। जब तक वे सुरंग के अंत की दूरी पर पहुंचे, दुश्मन पायलट ने अपनी प्रारंभिक आक्रामकता छोड़ दी। ऐसा लगता है जैसे हमने जो योजना बनाई थी वह उस पर खरा उतरा है। कारूथर्स ने शाप दिया क्योंकि वह अपने लक्ष्य का पता लगाने में विफल रहा। इन पार्श्व सुरंगों में उसका शिकार करना कठिन होगा। हाँ, कम से कम आपकी ढाल ने अपना उद्देश्य पूरा किया। हम बिना किसी खरोंच के अंदर आ गए। यदि केवल एक चीज जिसे हमें बदलने की आवश्यकता है वे एक ढाल है, तो इस काम से बहुत लाभ हुआ। जैसे ही वे प्रवेश द्वार पर आए, कारूथर्स को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। फीनिक्स क्राई को चलाते समय वे आमतौर पर एक बच्चे की तरह सहज महसूस करता था, लेकिन अचानक उसे कुछ प्रकार की हलचल महसूस हुई जिसने खतरे की चेतावनी दी। अपने सहज ज्ञान का अनुसरण करते हुए उसने अपनी पुरानी मेक तलवार तैयार की जिसका उपयोग वह बेकार गद्दा के स्थान पर करता था और एक आश्चर्य के लिए अपनी मेक को तैयार किया। उसके ठीक सामने किसी प्रकार का विस्फोटक फटने से सुरंग में आग लग गई।
झटके की लहरें संकरी दीवारों से टकराईं और ढाल और उसे पकड़ने वाली मशीन को दबाव और लौ से प्रभावित किया। कारूथर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी ढाल को थामे रखा, इस उम्मीद में कि यह उसके सामने आने वाले हिंसक उछाल का सामना करेगी। जब तक उसकी ढाल का निचला सिरा खतरनाक रूप से अंदर की ओर झुकना शुरू हुआ, खतरा टल गया। हमें एक तात्कालिक विस्फोटक का सामना करना पड़ा है। मुख्य सुरंग पर सावधान, मूर्ख मत बनो और उस चीज पर कदम मत उठाओ जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। हमने अपनी ओर से भी विस्फोट सुना है। हम धीमे हो रहे हैं और आगे की ओर स्कैन कर रहे हैं। जैसे ही कारूथर्स ने अपनी मशीन को सीधा खड़ा किया, एक धब्बा उसके सामने आया और उसकी ढाल से टकराकर फीनिक्स क्राई को लगभग गिरा दिया। बकवास, वह यहाँ है। मेचों के बीच असामान्य, उसके सामने उन्नत मॉडल में एक कुंड लेकिन भारी डंडा था। इसे चालू करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन इसकी पहुंच विनाशकारी थी और यह प्रत्येक प्रहार के साथ बड़ी मात्रा में गतिज ऊर्जा प्रदान कर सकता था। संकरी सुरंग ने माइली को मदद के लिए किनारे तक आने से रोक दिया, यहाँ तक कि उसके अपने ही पक्ष पर चोट लगने के जोखिम के कारण उसके हथियार चलाना भी संभव नहीं था। जब तक दुश्मन स्थिति में रहेगा, वे उनकी टीम को इस तरफ से रोक सकता है। माइली, करीब मत आओ। बस अपनी ढाल और तलवार तैयार करो और मेरा समर्थन करने के लिए तैयार हो जाओ। आपकी ढाल लगभग खराब हो चुकी है, कारूथर्स। वह कर्मचारी इसे 3 या 4 चालों में तोड़ देगा। मैं इसे संभाल सकता हूँ। इस आदमी ने कई सप्ताह भागे भागे बिताए। मुझे लड़ने का मौका मिला है। साथ जाल बिछाने से बचने के लिए बैकअप टीम को धीमा करने के लिए मजबूर किया गया। कारूथर्स ने अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण विरोधियों में से एक के खिलाफ दांत पीसते हुए लड़ाई लड़ी। दुश्मन पायलट ने स्पष्ट रूप से दूरी और हाथापाई दोनों युद्धों में महारत हासिल की। उसकी लाठी की चाल ने मन को चकाचौंध कर दिया। उनकी निपुण मशीन एक वास्तविक इंसान की तरह व्यापक स्वीपिंग चालों के साथ साथ तेज प्रहार और घुमावों को संभालने में सक्षम थी। केवल व्यापक टूट-फूट और रखरखाव की कमी ने कारूथर्स के लिए उन्नत मशीन की प्रतिक्रियाओं को कुछ हद तक धीमा कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी इस नई मशीन को 2 पीढ़ियों आगे की मशीन के खिलाफ लड़ाई में बदल दूंगा। उनकी ढाल को बहुत अधिक क्षति पहुंची। शत्रु सेना ने शक्ति के स्थान पर गति और निपुणता को प्राथमिकता दी, इसलिए उसके कर्मचारियों के हमले बहुत भारी नहीं थे। हालांकि उनके 2 मॉडलों के बीच तकनीकी अंतर ने विदेशियों को एक अलग बढ़त दी। अंततः ढाल 2 हिस्सों में टूट गई। अच्छा, आइए इसे अपने तरीके से खेलें। कारूथर्स ने गुराना शुरू कर दिया और लापरवाही से अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपनी ढाल का शेष आधा हिस्सा फेंकते हुए करीब आ गए। अपने श्रेय के लिए विदेशी ने इस कदम का अनुमान लगाया और चतुराई से घूमते हुए स्लैब को एक तरफ कर दिया। इसके बाद मेक ने अपने घूर्णन को जारी रखा, प्रभाव के बल को उधार लेते हुए कर्मचारियों के दूसरे छोर को सीधे फीनिक्स क्राई के कलगीदार सिर के नीचे घुमाया। यदि वह डंडा उसके मेक के सिर पर मारता है, तो वे कुछ सेकंड के लिए अपंग हो जाएगा। विदेशी के लिए एक और महत्वपूर्ण हमला शुरू करने के लिए पर्याप्त समय होगा। कारूथर्स को लगा कि उसका दिल तेजी से पंप कर रहा है क्योंकि उसके दिमाग ने अन्य सभी विकर्षणों को दूर कर दिया है। उसकी नजरों में सिर्फ वे, उसकी मशीन और स्टाफ ही था। लाल रंग की एक चिंगारी चमकती हुई प्रतीत हुई और उसने अपने हल्के भार का फायदा उठाते हुए तेजी से पीछे की ओर झुक गया। उसी समय उसने लंबी दूरी की मिसाइलों के बेतरतीब पेलोड को नष्ट करते हुए अपने कंधे के लॉन्चरों को एक ही बार में खाली कर दिया। ऐसे हथियारों को प्रभावी होने के लिए आमतौर पर दुश्मन के तंत्र पर कठोर ताला लगाने की आवश्यकता होती है। नजदीकी सीमा के बावजूद मिसाइलें लगभग अंधी उड़ान भरती रहीं।
उनमें से कुछ ने सुरंगों की दीवारों पर प्रभाव डाला, जिससे कुछ विस्फोट पूरे संकीर्ण वातावरण में फैल गए। कुछ मिसाइलों ने विदेशी मिसाइलों को प्रभावित किया, लेकिन उनकी प्रोग्रामिंग में निर्धारित न्यूनतम सुरक्षित दूरी के कारण विस्फोट करने में विफल रहीं। केवल मुट्ठी भर लोग ही अंततः दुश्मन के मेक को विस्फोट करने में कामयाब रहे, जिससे मामूली क्षति हुई जो कि शायद ही किसी कार्य के नुकसान के बराबर थी। मिसाइलों ने जो हासिल किया वह दुश्मन को थोड़ा पीछे धकेलना था, जिससे उसके आने वाले हमले में देरी हुई। फिर भी हमले के पीछे की गति इतनी प्रबल थी कि वह लगातार झपट्टा मारता रहा। जिस समय उन मिसाइलों को खरीदा गया, उसने कारूथर्स को एक और उपाय करने की अनुमति दी। जब उसकी मशीन ने दोनों हाथों से अपनी तलवार पकड़ी और अपने ब्लेड के सपाट हिस्से से कर्मचारी के सिर पर वार किया तो उसकी चीख निकल गई। प्रभाव ने दोनों टीमों को स्तब्ध कर दिया। मार्क एंटनी मॉडल अपने प्रतिद्वंद्वी से अधिक मध्यम यांत्रिकी ने प्रभाव से बचने की कोशिश करते हुए कुछ कदम पीछे खींचे। दूसरी ओर फीनिक्स क्राई अशोभनीय तरीके से गिर गया। तलवार कायम रही, लेकिन कारूथर्स को इस पर भरोसा नहीं था कि यह कुछ वर्षों तक टिकेगी। जैसे ही माइली अपनी गिरी हुई मशीन पर चढ़ने ही वाली थी, कैप्टन ने गुर्राते हुए संकेत दिया, नहीं, वह मेरा है, मैं काम खत्म कर सकता हूँ। कुशल संचालन के साथ उसने हाथों के जोरदार धक्के से अपनी मशीन को उसके पैरों तक खड़ा कर दिया। इसके बाद फीनिक्स क्राई लेजरों की दोहरी बौछार से सुरंग के सामने विस्फोट करते हुए आगे की ओर गरजने लगा। इस सीमा पर लापता होना कोई चिंता की बात नहीं थी, और प्रत्येक विस्फोट दुश्मन की सेना की सतह पर कहीं न कहीं गिरा। विदेशी हमले के लिए तैयार नहीं था और थोड़ा लड़खड़ा गया। उन्नत मशीन को अधिक झुलसने के निशान मिले और यहाँ तक कि कवच की कुछ परतें भी नष्ट हो गईं। हमले ने कारूथर्स को उसके प्रतिद्वंद्वी के फिर से गति बनाने से पहले करीब आने का मौका दिया। अपनी ओर से पहल करते हुए कारूथर्स ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर तलवार के कुछ तेज वार से जोरदार दबाव डाला, जबकि विदेशी समुद्री डाकू ने कुशलतापूर्वक कर्मचारियों के साथ हमलों का बचाव किया। उसका तंत्र पीछे की ओर धकेलता रहा। अंततः वे संकरी सुरंग से बाहर निकले और एक बड़े केंद्रीय खनन क्षेत्र में आ गए। माइली, मैं इस पर हूँ, मालिक। माइली की मशीन उन दोनों के बाद क्षेत्र में दाखिल हुई और तेजी से किनारे की ओर चली गई। परेशानी को भांपते हुए विदेशी को पता चल गया कि उसके पास समय खत्म हो गया है। एक नए संकल्प के साथ दुश्मन सेना ने तलवार से अगला वार शुरू कर दिया, जिससे वह अपने कंधे पर साफ साफ जमीन पर उतर सका। फीनिक्स क्राई की तलवार उनतमेच के कंधे में आधी धंसी होने के कारण उसने अपने कर्मचारियों को छोड़ दिया और फीनिक्स क्राई की छाती पर मुक्का मारा। हा, क्या इससे कुछ किया जाना चाहिए? अपने कॉकपिट में प्रभाव को सहते हुए कारूथर्स से खून की प्यासी आंखों से उसने अपनी तलवार को मोड़ने और हथियार वापस खींचने का आदेश दिया। एक और स्वाइप के साथ ब्लेड ने उनतमे के सिर पर प्रहार किया, जिससे वे साफ तौर पर आधा कट गया। उनका प्रतिद्वंद्वी बौखला गया। कर्मचारियों ने हर दिशा में उड़ान भरी, लेकिन कारूथर्स ने कुछ दूरी पाने के लिए असंगठित हमले का फायदा उठाया। अब तक लगभग हर कोई अपने टीम खुली गुफा तक पहुंच चुकी थी। सब लोग गोलियां चलाओ। लेजरों और बैलिस्टिक गोले के हिमस्खलन ने बेचारे समुद्री डाकू को अपनी चपेट में ले लिया। अध्याय 52। टेस्ट पायलट आया जोशुआ संतुष्टि के साथ मुस्कुराए जब वे अपने निजी सिम्युलेटर पॉड के अंदर अपनी पायलटिंग कुर्सी पर वापस झुक गया। कई महीनों तक रैंक में सुधार करने के बाद उन्होंने अंततः कांस्य लीग को पीछे छोड़ दिया और सिल्वर लीग में प्रवेश किया। उनकी उम्र के एक किशोर के लिए इतनी ऊंचाई तक पहुंचना प्रभावशाली था। उसके ग्रेड में केवल शीर्ष 3% पोटेंशियर्स ही इस परिणाम से मेल खाते थे या उससे आगे निकल गए थे। अरे यार,
आखिरकार तुमने प्रचार कर ही दिया। ऐसा लगता है कि हम कुछ समय तक एक साथ नहीं खेलेंगे। ट्राइसेराटॉप्स ने कुम पर शिकायत की। जोशुआ, या खेल में द सेवेंथ स्नेक अपने दोस्त को देखकर मुस्कुराया। अरे, कम से कम आपको मेरा अनुसरण करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप में काफी सुधार दिख रहा है। अब गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं, इसलिए मुझे खेल में कूदने के लिए अधिक समय मिल गया है। मेरा मतलब है, मैं कक्षाएं ठीक हैं और सभी, लेकिन एक वास्तविक मैच हमेशा एक सूखे व्याख्यान को मात देता है। हालांकि यह शू पूरी तरह सहमत नहीं था, उसने अपनी राय मौन रखी। मैं बड़े लड़कों के साथ खेलने के लिए एक नई मशीन चुनने जा रहा हूँ। क्या आप मुझे चुनने में मदद करने में रुचि रखते हैं? नहीं, मुझे जल्दी ही रात का खाना खाने जाना है। बाद में मिलते हैं, दोस्त। जैसे ही वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, जोशुआ ने खेल के बाजार जिले में प्रवेश किया। उन्होंने एक परिचित होलोग्राफिक पैनल से संपर्क किया और वस्तुओं की श्रेणी स्टार जंक से स्टार मैच तक निर्धारित की। जो मशीनें उसके सामने आईं, उसने उसकी रुचि जगा दी। सभी में अपने अधिक आदिम समकक्षों की तुलना में बड़े, दुबले या अधिक क्रूर दिखते थे। वह लंबे समय से अपने पसंदीदा सेराफिम से अधिक शक्तिशाली मशीन चलाने का सपना देखता था, जबकि उड़ाका एक महान मशीन था। वह मशीन की व्यापक सीमाओं से निराश हो गया। यहोशू स्वयं को उन जंजीरों से मुक्त करना चाहता था। जैसे ही उसने कैटलॉग में रखे कई हल्के फ्लायर्स को ब्राउज किया, एक सिफारिश ने उसकी नजरें आकर्षित कर लीं। बाजार इंटरफेस ने उन्हें एक नई सितारा मशीन की ओर इशारा किया। एक परिचित नाम से डिजाइन किया गया, बादलों का पीछा करते हुए। तो आप यही कर रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने आपके खाते से कोई सितारा डिजाइन नहीं देखा है। जोशुआ को अपस्टार्ट डिजाइनर की ओर से कुछ भी नया प्रयोग न कर पाने का अफसोस है। हालांकि उनके उत्पाद कभी भी अपनी श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन उन सभी में भरपूर विशेषताएं थीं। इससे यह भी मदद मिली कि वे दोनों एक ही ग्रह से आए थे। उन्होंने साथ ही क्लाउड्समैन द्वारा जारी नवीनतम उत्पाद को देखा। जब उनका दृश्य मिस्ट प्रॉलर नामक वेरिएंट के चमकदार क्रोम बाहरी हिस्से से भरा हुआ था, तो जोशुआ आश्चर्यचकित रह गए। यह बिल्कुल सेराफिम की तरह है। जब उन्होंने उनके डिजाइनों की तुलना की तो उन्होंने तकनीकी पहलुओं का उल्लेख नहीं किया। सेराफिम एक हल्का उड़ाका था जो दूर से दुश्मनों को परेशान करने के लिए मुख्य रूप से एक निशानेबाज राइफल पर निर्भर था। यदि उसे अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता होती है तो वह केवल हाथापाई की सीमा के करीब पहुंचता है। दूसरी ओर, इस मिस्ट प्रॉलर में उड़ान क्षमताओं का अभाव था। न केवल इसका भार वर्ग भारी था, इसने अपने अंगों में अधिक शक्ति भी भरी थी, जिससे यह एक माध्यम के लिए काफी तेज दौड़ सकता था और लगभग अभूतपूर्व प्रतिक्रिया समय के साथ चकमा दे सकता था। यह काफी हद तक एक मध्यम मशीन की शक्ति रखते हुए हल्के उपकरणों की चपलता की नकल करता है। इससे उसके हाथापाई हमलों में ताकत जोड़ने में मदद मिलती है, जिस पर यह शहरी युद्ध तंत्र मुख्य रूप से भरोसा करता था। नहीं, अपने मतभेदों के बावजूद, वे अपनी अलग अलग खेल शैलियों के बावजूद एक समान उपस्थिति दर्शाते हैं। जोशुआ शायद खेल में सबसे घनिष्ठ सेराफिम था, इसलिए उसे इस प्रकार की चीजों की जानकारी थी। मिस्ट प्रॉलर सेराफिम की तरह ही आक्रामक था, केवल एक अलग स्वाद में। जहां सेराफिम ने सबसे प्रत्यक्ष तरीके से दुश्मन को ढूंढने और नष्ट करने की कोशिश की, वहीं मिस्ट प्रॉलर शिकार को खींचने और धीरे धीरे अपने विरोधियों को घेरने में संतुष्ट था। यह अजीब है। गुप्त विकल्प के साथ क्या है? एक शिकारी या घात प्रकार की मशीन में एक कर्णभेद खलदार जोड़ना असामान्य नहीं था,
लेकिन जोशुआ यह समझ नहीं पाया कि डिजाइनर ने इसे इतनी चमकदार क्रोम फिनिश वाली मशीन में क्यों जोड़ा। फिर उन्होंने नोट किया कि डिजाइनर ने इजेक्टर के ठीक बगल में अपना व्यावहारिक रूप से ट्रेडमार्क क्लाउड फेस्टिव जेनरेटर शामिल किया है। तो इसीलिए जोशुआ को क्लाउड जेनरेटर के साथ खेलने में बहुत मजा आया। जब भी वे एक साथ मिलते थे तो इससे वे अपने दोस्तों के बीच ईर्ष्या का पात्र बन जाता था। हालांकि इससे कोई व्यावहारिक उद्देश्य पूरा नहीं होता था और अक्सर दुश्मन उसकी ओर आकर्षित होता था, फिर भी उसे युद्ध के मैदान में आक्रामक अंदाज में आना पसंद था। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के दिमाग के साथ गेम खेलने के लिए इसका उपयोग करना पसंद करता था। मेक उसके द्वारा पहले खेली गई किसी भी चीज से अलग था, इसलिए उसने विचार किया कि क्या इस मेक को खरीदना उपयोगी था। अपनी पहली सितारा मशीन के रूप में वह किसी परिचित चीज का संचालन करना चाहता था ताकि वह तुरंत अपने सर्वोत्तम कौशल का लाभ उठा सके। यदि उसने सिल्वर लीग में अपना करियर शुरू करने के लिए गलत तरीका चुना तो वह बहुत सारे मैच हार सकता है, जिससे उसकी कड़ी मेहनत से अर्जित रैंक कम हो जाएगी। वह एक आपदा होगी। यह चेजिंग क्लाउड्स से है। मुझे नहीं लगता कि वह कोई घटिया चीज जारी करेगा। उन्होंने डिजाइनर पर भरोसा किया। उसे कभी कभी लगता था कि वहाँ है उनके बीच एक संबंध। कई पायलटों के मन में अपने पसंदीदा डिजाइनरों के लिए एक अंतरंगता थी। कभी कभी वे इतने उत्साही हो जाते थे कि वे फैनबॉय और फैनगर्ल जैसे दिखने लगते थे। जोशुआ को यह सोचना पसंद था कि वह इतना अंधा नहीं था, इसलिए उसने अपनी खरीदारी करने से पहले विशिष्टताओं की जांच करने और वेरिएंट के सिमुलेशन को देखने के लिए समय लिया। अरे यह क्या बात है, मैं किससे मजाक कर रहा हूँ। मैं वैसे भी इस मशीन को खरीदने जा रहा हूँ। हालांकि भारी क्रेडिट कीमत बेहद सस्ते स्टार मैच से एक कदम ऊपर थी, जोशुआ ने कभी भी आकर्षक कीमतों पर भी ध्यान नहीं दिया। त्वरित क्रेडिट हस्तांतरण के साथ जोशुआ के पास अब पहला हस्तनिर्मित मिस्ट्रॉलर है। जैसे ही जोशुआ अपने निजी क्षेत्र में लौटा और मैच अस्तबल में प्रवेश किया, उसे मिस्ट्रॉलर की उपस्थिति महसूस हुई। इसने ध्यान देने की मांग की, भले ही यह किसी का ध्यान नहीं जाना चाहता था। द्वंद्ववाद ने आसानी से भ्रम पैदा कर दिया, लेकिन जोशुआ को अपनी नई व्यवस्था के प्रति और अधिक घनिष्ठता महसूस हुई। सेराफिम में महारत हासिल करने के बाद उन्होंने डिजाइनर के दर्शन को समझा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिजाइनर ने कितनी सूक्ष्म मशीन बनाने की कोशिश की, वह दिखावा करने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने क्लाउड जेनरेटर और चमकीले रंगों को क्यों शामिल किया? नई मशीन के नियंत्रणों से खुद को परिचित करने के कुछ समय बाद उन्होंने खुद को मैचमेकिंग में झोंक दिया। चूंकि वह अपनी मशीन को उसकी गति पर रखना चाहता था, इसलिए उसने विशाल वॉटोर्न इंस्टेंसेस मोड में प्रवेश करना चुना। यहाँ तक कि सबसे छोटे 50v50 मानचित्र में भी बहुत सारे लोगों से टकराए बिना अपना जादू चलाने के लिए पर्याप्त जगह थी। खेल के अंत में पर्याप्त खिलाड़ियों का एक साथ मिलान हुआ, जिससे वे सभी अपनी टीम की लॉबी में प्रवेश करने लगे। जोशुआ ने चारों ओर नजर डाली। यह सिल्वर में उनका पहला मैच था और वे जानते थे कि वे अब क्लाउडी कर्टेन के लोगों के साथ नहीं खेलेंगे। एक बार जब कोई खिलाड़ी कांस्य से स्नातक हो जाता है तो पूरी आकाशगंगा उनके लिए खुल जाती है, जिससे उन्हें हजारों प्रकाश वर्ष दूर लोगों के साथ खेलने की अनुमति मिलती है। कमरे के मध्य में एक बड़ी और भारी मकड़ी का जाल खड़ा था। उसके सिर पर मंडराता छोटा मुकुट हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। ठीक है दोस्तों, मैं नॉटेड हेलबर्ट हूँ और मैं इस मैच के लिए आपका कप्तान बनूंगा। टीम चैनल से एक युवक की आवाज आई। चूंकि हम सभी सिल्वर लीग में खेल रहे हैं, मैं आपको जटिल योजनाओं से बोर नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि आप में से केवल 10% लोग ही मेरी बात सुनेंगे।
इसके बजाय मैं बस इतना चाहता हूं कि आप एक बात ध्यान में रखें। जब हैच खुल जाए तो सभी आगे न बढ़ें। हम तोपखाने कर्मियों को दुश्मन स्काउट्स से बचने के लिए कुछ मदद की जरूरत है। क्या उनकी टीम के अधिकांश लोगों ने इस सलाह का पालन किया? यहोशू को उम्मीद नहीं थी। वास्तव में उसने अपने साथियों को छोड़कर शिकार की तलाश के लिए एक खाली क्षेत्र खोजने की योजना बनाई। वह वास्तव में बिना ध्यान भटकाए लड़कर ही अपनी नई मशीन की क्षमताओं को बढ़ा सकता है। अंततः नक्शा लोड हो गया और खाड़ी के दरवाजे खुल गए। मानचित्र से पता चला कि यह एक गर्म रेगिस्तानी घाटी जैसा मानचित्र है। अधिकांश मेक पायलटों से कराहें निकलीं, विशेषकर वे जो ऊर्जा हथियारों पर बहुत अधिक निर्भर थे। लानत है, यह झुलसी हुई घाटी है। हे भगवान, यह इतना गर्म है कि आप एक चट्टान पर अंडा पका सकते हैं। इस मूर्खतापूर्ण परिदृश्य के बारे में किसने सोचा? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए लड़ने लायक हो। मेरा 90% लोड आउट लेजर पर आधारित है। मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं यहाँ कुछ देर बैठूंगा और अफसोस करूंगा। गर्म वातावरण ने ऊर्जा पर निर्भर मशीनों को असंगत रूप से प्रभावित किया। वास्तविक ब्रह्मांड में मेक संगठनों ने अपने मैच को पहले से ही स्थानीय परिवेश के अनुरूप तैयार किया। दुर्भाग्य से आयरन स्पिरिट की मंगनी ने खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा के मानचित्र को अंततः मैच शुरू होने तक गुप्त रखा। इससे हमेशा कुछ मेक पायलटों को दुर्भाग्य में डूबना पड़ा, जबकि अन्य खुशी से नाचने लगे। जोशुआ ने भी अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी। हालांकि मिस्ट प्रॉलर को रेगिस्तान में लड़ने के लिए स्थापित नहीं किया गया था, फिर भी इसमें थोड़ा फायदा था। उनकी मशीन की आक्रामक शक्ति में केवल कुछ हाथापाई हथियार शामिल थे। कलाई या कंधे पर रखे जाने वाले किसी भी हथियार की कमी के कारण जोशुआ के आक्रामक विकल्प सीमित हो गए, लेकिन उसने कुछ श्रेणियों में अपनी मशीन की ताकत को निखारा, जिसका आने वाले मैच में पूरी तरह से फायदा उठाया जा सकता था। शत्रु दुष्टों को सभी शीर्ष पर्वतमालाओं पर कब्जा न करने दें। झुलसे हुए घाटी मानचित्र में कई घुमावदार चट्टानों और घाटियों के साथ एक असामान्य लेआउट दिखाया गया है। इस मानचित्र का अंतिम उद्देश्य बहुत सारी चट्टानों के बीच एक गहरी घाटी में स्थित एक प्राचीन विदेशी खंडहर को जीतना और उस पर कब्जा करना था। घाटी की घेराबंदी करने या दुश्मन को उनका फायदा उठाने से रोकने के लिए पास की ऊंची जमीन पर कब्जा करना जरूरी था। हालांकि शीर्ष पठार उड़ान मशीनों को छोड़कर अन्य सभी के लिए दुर्गम थे। मानचित्र पर कब्जा करने में उनकी उपस्थिति आवश्यक थी। यहोशू आगे की ओर दौड़ा और जैसे जैसे वे आगे बढ़ता गया, वे अपनी मशीन के साथ और अधिक तालमेल बिठाता गया। उसकी पहली हरकतें अजीब लग रही थीं, लेकिन वह जल्दी ही अपनी फुर्तीली मशीन के असामान्य संतुलन का आदी हो गया। जब तक वे घाटी का आधा रास्ता पार कर गया, तब तक वे अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों और अन्य बाधाओं से आसानी से बच सकता था। उसके जैसी ही दिशा में यात्रा करने वाले कुछ वाहन एक संकरे मार्ग में प्रवेश करते ही मुड़ गए, जो उन्हें नदी के किनारों पर ले आया। घाटी कई अन्य लोगों के विपरीत जोशुआ सीधे केंद्र की ओर बढ़ता रहा। अरे नोब, यदि आप खंडहरों में जाते हैं तो यह खतरनाक है। वह पहले ही मर चुका है। हारने वाले को शायद पता ही नहीं कि यह नक्शा कैसे काम करता है। यदि वह घाटी में बहुत जल्दी प्रवेश करता तो जोखिम बहुत अधिक थे, लेकिन यहोशू आगे बढ़ने के लिए अपनी मशीन पर भरोसा कर सकता था। मिस्ट प्रॉलर ने एक तेज गति के साथ विस्तृत खुली जगह को पार किया, जो सबसे तेज मध्यम गति की गति के करीब थी। दुर्भाग्य से इसका चमकदार बाहरी भाग आसानी से आकाश में चमकते सूरज को प्रतिबिंबित कर रहा था, जिससे सभी प्रकार की अप्रिय निगाहें उसकी ओर आकर्षित हो रही थीं। जो स्काउट्स पहले से ही पास की पहाड़ियों पर पहुंच चुके थे, वे लाल हो गए,
और जिनके पास दूरगामी हथियार थे, उन्होंने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस सीमा पर हिट होने की संभावना न्यूनतम थी, लेकिन जोशुआ ने अनुभव का आनंद नहीं लिया। अविश्वसनीय रूप से वे कुछ झलकियों को छोड़कर सभी से बचने में कामयाब रहा। आने वाली आग का दबाव मिस्ट क्रॉलर की विचित्रताओं में महारत हासिल करने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक था। उनकी मशीन व्यावहारिक रूप से सटीक लेजर फायर से केवल कुछ खरोंच के निशान के साथ खतरों के माध्यम से नाचती रही। यहाँ तक कि उनकी अपनी टीम के दर्शकों की भी आंखें बाहर निकल आईं। एक बार जब जोशुआ खंडहरों के बीच में पहुंच गया, तो वह दृष्टि की रेखा को तोड़ने के लिए ऊंची पत्थर की संरचनाओं का उपयोग करने में सक्षम हो गया। हालांकि दुश्मन आग बरसाता रहा, लेकिन खंडहरों को नुकसान पहुंचाने से उनकी टीम को अंतिम स्कोर के लिए दंडित किया गया। केवल सटीक निर्देशांक प्रदान करने के लिए स्काउट्स और स्पॉटर्स को नियोजित करके ही टीमें अत्यधिक संपार्श्विक क्षति के बिना दुश्मन के कब्जे वाले पर बमबारी करने में सक्षम होंगी। पहला भाग खत्म हो चुका है। ऊंचाई से नीचे आते समय यह शून्य आब भरी। हालांकि उन्होंने अपनी नई मशीन को थोड़े समय के लिए ही चलाया, लेकिन उन्हें पहले से ही महसूस हुआ कि यह उनके अपने शरीर की तरह चलती है, लेकिन इससे भी बेहतर। मेघ की गति, चपलता और ताकत के अद्भुत मिश्रण ने इस मेघ को एक महान नजदीकी युद्ध मेघ बना दिया। अब जब उसने चारा डाला, तो उसे केवल तब तक इंतजार करना था जब तक कोई दुश्मन न आ जाए। जोशुआ को अपना पहला ग्राहक मिल गया। लाइट स्काउट्स की 3 सदस्यीय टीम तेजी से दूसरी तरफ से खंडहर में दाखिल हुई। उनकी अपनी टीम ने उनके बेशर्म दृष्टिकोण को दंडित करने की कोशिश की और कम से कम उनकी पेंट को खरोंचने में सफल रही। एक मशीन चालक की राइफल में भी खराबी आ गई जब वह एक भाग्यशाली गोले से फट गई। आमतौर पर गति आधारित मध्यम मशीन हल्के उपकरणों से उलझना पसंद नहीं करती। समान मात्रा में आक्रामक शक्ति रखते हुए भी वे उनसे अधिक तेजी से आगे बढ़े। कवच में असमानता को पूरी तरह से नकारा जा सकता है यदि हल्के यंत्र पहुंच से बाहर रहने के लिए अपनी गति लाभ का उपयोग कर सकते हैं। इस असमानता ने मध्यम यांत्रिकी को चौड़ा कर दिया, जिसके पास कोई दूरगामी हथियार नहीं थे। दुर्भाग्य से मिस्ट क्रॉलर में पिस्तौल की भी कमी थी। बात नहीं, ये खंडहर मेरे सबसे अच्छे दोस्त होंगे। प्राचीन और व्यापक विदेशी खंडहर मानचित्र में निकटतम शहरी युद्ध वातावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि वह चट्टानों से भरी घाटियों में भी खेल सकता था, लेकिन वहां जगहें थोड़ी छोटी थीं। जबकि मिस्ट क्रॉलर ने जटिल वातावरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उन्हें युद्धाभ्यास के लिए एक निश्चित मात्रा में जगह की आवश्यकता थी, जिसकी अधिकांश संकीर्ण घाटियों में कमी थी। जैसे ही 3 घिसे पिटे प्रकाश यंत्र खंडहर के दूसरी ओर चले गए, यहोशू उनके आगमन के लिए तैयार हो गया। उन्हें अपने यंत्र को उनके बेहतर सेंसरों से छिपाने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके बजाय वह अपनी चाल लेकर इधर उधर चला गया और अपनी बात रखने के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र चुना। मिस्ट क्रॉलर कोई ऐसा यंत्र नहीं था जिसे अपने दुश्मनों को अपने पास आने देने में मजा आता हो। व्यस्त सड़क पर स्थापित होने का चयन करके वह दुश्मन के दृश्य क्षेत्र को अवरुद्ध करने और उन्हें करीब आने के लिए मजबूर करने के लिए प्रचुर संरचनाओं का उपयोग कर सकता है। अपने जाल के बीच में बैठी मकड़ी की तरह यहोशू मैच के उसकी सीमा में आने का इंतजार कर रहा था। जब प्रकाश उपकरणों में से पहला ने संकरी गली में कदम रखा, तो जोशुआ ने अपनी योजना शुरू की। उन्होंने अपने पार्टिकल इजेक्टर को सक्रिय किया, जिसने हवा में मौजूद सेंसर अवरोधक कबाड़ को तुरंत नष्ट कर दिया। क्लाउड जेनरेटर ने भी प्रचुर मात्रा में साइकेडेलिक वाष्प को पंप करके अपना काम किया। मॉड्यूल ने अपने पेलोड को तेजी से खर्च किया, जिससे सड़कों के कुछ ब्लॉक ऑप्टिकल के साथ साथ कई अन्य प्रकार के सेंसर से अस्पष्ट हो गए। इससे न केवल प्रकाश व्यवस्था अंधी हो गई,
इसने ऊपर या नीचे से आने वाले दर्शकों को जोशुआ के शिकार में हस्तक्षेप करने से भी रोक दिया। जैसे ही उसे लगा कि उसकी प्रत्याशा बढ़ती जा रही है, वह मुस्कुराया। पहले आसपास की सड़कों का नक्शा बनाने के बाद जोशुआ ने धीरे धीरे अपनी मशीन को आगे बढ़ाया। मेक के कदम बिल्कुल सूक्ष्म नहीं थे, लेकिन घबराहट भरी रोशनी मेक ने उसे करीब आने की अनुमति दी। क्षतिग्रस्त लेजर राइफल वाली मशीन सबसे पहले जोशुआ के सामने आई। दुश्मन सेना के लिए समय पर प्रतिक्रिया देने के लिए मिस्ट ट्रॉलर बहुत अचानक निकला। रंगीन वाष्प के माध्यम से गुजरने वाली किरणों के कारण इसका चमकदार बाहरी भाग सभी प्रकार के चमकीले और पागल रंगों को प्रतिबिंबित करता है। वास्तव में प्रभाव ने पारंपरिक छलावरण से भी बेहतर काम किया। मौत! यहोशू चिल्लाया जब उसने अपने फुर्तीले यंत्र को अपने भाले के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया। उनके दृष्टिकोण के पीछे की शक्ति अविश्वसनीय थी, लेकिन हल्की यांत्रिकी भी ढीली नहीं थी। दुश्मन पायलट ने अपनी मशीन झुका दी किनारे की ओर, जिससे भाले की नोक उसकी कमर के किनारे में घुस गई, लेकिन अधिक गहराई तक नहीं। मुझे बस इतना ही नहीं मिला। आमतौर पर एक मशीन जिसने अपनी अधिकांश आगे की गति को हथियार के जोर में डाल दिया, उसने खुद को जवाबी कार्यवाही के लिए खुला छोड़ दिया। जोशुआ ने केवल अपने मिस्ट ट्रॉलर को दुश्मन के साथ बगल में कूदने के लिए प्रेरित किया और भाले को फिर से प्रकाश यंत्र को काटने की अनुमति दी। दूसरे प्रहार के पीछे की ताकत बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन जोशुआ क्षतिग्रस्त हिस्से पर फिर से प्रहार करने के लिए अपने प्रहार को नियंत्रित करने में सक्षम था। कुछ अन्य मेच ऐसी कलाबाजी कर सकते हैं। भाले की नोक ने मक्खन के माध्यम से गर्म चाकू की तरह प्रकाश में के कवच को घेरा। घातक प्रहार ने स्पीयरहेड को इसके इंजन के पास के कुछ घटकों को नष्ट करने की अनुमति दी। इसे पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन प्रकाश यंत्र की गतिशीलता को धीमा करने के लिए पर्याप्त है। वह यहाँ है, आओ और मुझे बचाओ। दुश्मन पायलट खुले में चिल्लाने लगा, क्योंकि हवा में तमाम व्यवधानों के कारण वह अपने साथियों से जुड़ने में असमर्थ था। उनके आने से पहले तुम मर जाओगे। लाइट मेक ने भाले की पहुंच के भीतर आगे की ओर गोता लगाकर मिस्ट ट्रॉलर पर बाजी पलटने की कोशिश की। हालांकि जोशुआ ने उल्लेखनीय निपुणता के साथ भाले को कुशलतापूर्वक घुमाया और हल्के मेक के कदम को एक झटके से ट्रैक से बाहर कर दिया। एक और घुमाव के साथ उसने अपने भाले को दुश्मन की बाह पर मारा, लेकिन जल्दबाजी में किए गए प्रहार के पीछे शक्ति और गति की कमी के कारण कवच कट गया। यहोशू भाले से थोड़ा निराश था। यह बहुत अच्छा काम करता है अगर वह अपनी गति बढ़ा सके और झटके के पीछे अपने यंत्र के अविश्वसनीय वजन के साथ आगे की ओर वार कर सके। इस तरह से बंद होना और यह एक अनावश्यक बोझ की तरह महसूस हुआ, इसलिए उसने बस इसे गिरा दिया और मिस्ट ट्रॉलर के गर्म चाकू को उनके होल्स्टर से बाहर निकाला। अपने हाथों में गर्म ब्लेडों की एक जोड़ी के साथ मध्यम यांत्रिकी पीछा करने के लिए आगे बढ़ी। प्रकाश यंत्र ने एक चाकू को रोकने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ने उसकी छाती पर हल्का सा वार कर दिया। इससे पहले कि लाइट मेक बाहर निकल सके, जोशुआ ने अपना बैरा जारी रखा और अपने प्रतिद्वंद्वी पर लगातार दबाव डाला। उसके एक चाकू ने अंततः छाती के कवच को छेद दिया और लाइट मैक के पावर रिएक्टर में गहरा घाव कर दिया। उर्ग! लानत है, वह मुझे मिल गया। अपनी गतिशीलता क्षीण होने और पावर रिएक्टर के लड़खड़ाने के कारण लाइट मेक पानी में व्यावहारिक रूप से मृत हो गया था। कुछ फॉलो अपने खराब मशीन को खत्म कर दिया। पहला शिकार। यहोशू ने अपने होंठ चाटे। उन्हें यह नई खेल शैली पसंद आने लगी। हालांकि कणों और रंगों की घनी धुंध के कारण उनके लिए अपने विरोधियों को ढूंढना मुश्किल हो गया था, लेकिन उन्हें उनसे टकराने में भी कठिनाई हो रही थी।
उन्होंने महसूस किया कि एक संदिग्ध समूह पर कण जेनरेटर का उपयोग करने से उनका संख्यात्मक लाभ समाप्त हो गया। जब तक वे बहुत करीब नहीं थे, उसकी रणनीति उन्हें एक एक करके हराने में पूरा समय ले सकती थी। केवल सहज ज्ञान और भाग्य के साथ उसे अपने अगले शिकार के लिए मार्गदर्शन करते हुए, जोशुआ ने अपने मिस्ट ट्रॉलर को धुंधले कोहरे में और गहराई तक ले गया। कणों के पृथ्वी पर डूबने से पहले उसके पास शिकार करने के लिए दो और यंत्र थे। हे, क्या सिल्वर लीग? उन्होंने मजाक उड़ाया। मेरी धुंध के भीतर वे मृत व्यक्ति चल रहे हैं। अध्याय 53। टेस्ट पायलट आई लंबा मैच अपने अंतिम चरण तक पहुंच गया। अधिकांश उड़ने वालों को पहले ही मार गिराया जा चुका था, जबकि कई अन्य विमान अपने अंतिम रिजर्व तक पहुंच चुके थे। घाटी के खंडहर अधिकतर उड़ गए थे। बार बार होने वाली नजदीकी लड़ाई और कभी कभार तोपखाने की गोलीबारी ने कई प्राचीन संरचनाओं को नष्ट कर दिया, जिससे शहर पहचाने योग्य नहीं रह गया। जबकि कई अन्य मशीनें धीमी गति से चलने लगीं, मिस्ट ट्रॉलर जीवित हो गया। हालांकि झुलसने के निशानों और कई छिद्रों के कारण मेक की चमक कम हो गई, लेकिन मेक ने उल्लेखनीय तत्परता के साथ मलबे से बिखरी सड़कों पर काम किया। मैच की शुरुआत में इसकी गति इसके वर्तमान स्वरूप की तुलना में स्लग जितनी धीमी हो सकती है। यह मॉड्यूलर कवच निश्चित रूप से कुछ है, जोशुआ ने टिप्पणी की जब उसने अपनी कार्यक्षमता बरकरार रखते हुए अपना मेक घुमाया। वह जितनी अधिक चौकोर प्लेटें गिराता था, उसकी मशीन उतनी ही तेजी से चलती थी। एक ही मैच में इतना वजन कम करना उनके लिए एक नया अनुभव था। ऐसा लगा जैसे मिस्ट ट्रॉलर एक मीडियम मेक से हल्के मेक में बदल गया हो। यदि आंतरिक क्षति इतनी बुरी न होती, तो वे वास्तव में एक दौर में तेज गति वाले खिलाड़ियों के साथ टिकने में सक्षम होता। बहुत बुरा नुकसान बहुत व्यापक है। उसके मैक के कवच में कई छेदों ने आंतरिक वर्गों को तत्वों के संपर्क में ला दिया। हालांकि जोशुआ की चकमा देने की क्षमता में सुधार हुआ, लेकिन वे अधिक नाजुक इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब होने से उड़ने वाली चट्टानों और अन्य प्रकार के व्यापक क्षेत्र के नुकसान को नहीं रोक सका। कट्टाव ने पहले ही उसके मेक के बाएं हाथ को निष्क्रिय अंग में बदल दिया। एक भारी शूरवीर मिस्ट ट्रॉलर की ओर आया। आधे टूटे हुए मीडियम मेक की तुलना में नाइट अपनी बरकरार तलवार और ढाल के साथ काफी प्राचीन दिखता था। अधिकांश झड़पों में समय पर पहुंचने में बहुत सुस्त होने के कारण मेक अब तक भीषण मैच में जीवित रहा। द सेवेंथ स्नेक, आपका रिजर्व कैसा है? मैं लगभग 25% तक नीचे आ गया हूँ। मेरे टैंक में अभी भी 40% बचा हुआ है। शूरवीर ने शेखी बघारी। हम मैच के अंतिम 10 मिनट में पहुंच गए हैं। जो कोई भी जीवित बचा है, हमें उसे केंद्रीय मंदिर से उखाड़ फेंकना है। यहोशू उसकी टीम के प्रदर्शन को देखा और उसकी ओर से केवल 5 मैच बचे थे। इन 5 में से 2 कभी भी कहीं नहीं दिखे। केवल मिस्ट ट्रॉलर, भारी शूरवीर और एक हल्का स्नाइपर में खंडहर के भीतर एक साथ फंस गए। मंदिर में कितने दुश्मन हैं? मैंने पिछली बार उनमें से 5 की गिनती की थी, लेकिन हो सकता है कि वह बदल गया हो। इसका मतलब था कि उनकी संख्या प्रभावी रूप से कम थी। जोशुआ को अपनी संभावनाएं पसंद नहीं आईं। उन्होंने दुश्मन के 4 सैनिकों को मार गिराने और कई अन्य को भगाने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी ने उन्हें भारी चुनौती दी। उन्होंने अब सिल्वर लीग के खिलाड़ियों की दक्षता की पूरी सराहना की। हालांकि उनमें से सभी के पास संतुलित कौशल नहीं था, उनके पास लगभग हमेशा एक चाल थी। आपके पास कितना धुआं बचा है? मैं अपने आखिरी कन्नड़ स्तर तक पहुंच गया हूं। यह उन सभी 5 को मारने के लिए पर्याप्त समय तक नहीं टिकेगा। वे भी अब मेरी चालें जानते हैं, इसलिए मुझे संदेह है कि यह उन्हें एक दूसरे से अलग करने में कारगर होगी। हमें जीतने के लिए उन्हें अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल
मैं चाहता हूं कि आप उन्हें एक साथ रहने के लिए मजबूर करें। भारी शूरवीर के पायलट ने आश्चर्यजनक रूप से कहा, यदि वे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारा स्नाइपर लेजर फायर से क्षेत्र को आसानी से पकड़ सकता है। निश्चित रूप से उनमें से अधिकांश चूक जाएंगे, लेकिन अगर उनके 20% शॉट भी किसी चीज पर लगते हैं तो हम सही रास्ते पर हैं। यदि एक चीज के लिए नहीं तो यह काफी सरल योजना थी। अगर मैं अंदर गया तो हो सकता है कि मैं अपनी ही तरफ से मार खाऊं, जोशुआ ने कहा। लेकिन अगर मैं अंदर नहीं जाता तो दुश्मन के पास एकजुट रहने का कोई कारण नहीं है। वे बस फैल जाएंगे और सेंसर ब्लॉकिंग रेंज से बचने की कोशिश करेंगे। आपको अंदर जाने की जरूरत है। अगर हम जीतना चाहते हैं तो हमें कुछ जोखिम उठाने होंगे। और आप क्या कर रहे होंगे? मैं हमारे स्नाइपर के बगल में खड़ा रहूंगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उस पर घात लगाकर हमला न किया जाए। देखिए, आपको उन पांचों को खुद मारने की जरूरत नहीं है। बस उनमें से 2 या 3 पर कब्जा करने का प्रयास करें। आप शेष राशि हम पर छोड़ सकते हैं। योजना खराब हो गई थी, लेकिन जोशुआ को जीतने का कोई और तरीका नहीं सूझ रहा था। जितनी देर वे मंदिर के पास रहे, उनका कब्जा स्कोर उतना ही अधिक जमा होता गया। एक बार जब यह सीमा तक पहुंच गया तो वे मैच जीत जाएंगे। जोशुआ भारी मन से इस जोड़ी से अलग हो गया। उन्हें अनिवार्य रूप से ध्यान भटकाने और चारा बनाने का काम सौंपा गया था। जीत और हार उनके कंधों पर सवार थी। वह नहीं चाहते थे कि मिस प्रॉलर के साथ उनका पहला मैच इतना अपमानजनक रूप से समाप्त हो। चलो साथी, मुझे पता है कि यह तुम्हारे अंदर है। कृपया कुछ मिनट और साथ रहें। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, क्लाउड जनरेटर और प्रोजेक्टर रखने वाले उसके पिछले पिंजरे का वजन काफी कम हो गया। लगभग सभी कनस्तर गायब थे क्योंकि जोशुआ ने पहले ही उनका उपयोग कर लिया था। केवल अंतिम कनस्तर अप्रयुक्त रह गया। जोशुआ ने पार्टिकल इजेक्टर को प्रोग्राम किया और फिर देरी शुरू की। उसने अपनी मशीन को नियंत्रित करके पीछे के मॉड्यूल को तुरंत अलग किया और उसे केंद्रीय मंदिर की दिशा में फेंक दिया। कणों ने तुरंत आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। चमकदार कणों और इंद्रधनुषी रंगों के एक महान कोहरे ने हर किसी के दृश्य को अवरुद्ध कर दिया। यदि स्नाइपर ने कोई स्थिति तैयार नहीं की होती और मंदिर पर ध्यान केंद्रित नहीं किया होता तो वे भी बाकियों की तरह अंधा होता। मैं अंदर जा रहा हूँ। हे स्नाइपर, मैं अब से शुरू करके हर मिनट मंदिर क्षेत्र के बाईं से दाईं ओर बारी बारी से जाऊंगा। रोजर। वह रास्ते से हटने के बाद यहोशू फिर से धुंध में घुस गया और खुद को अंधा बना लिया। अब तक जोशुआ को अपने आसपास के भारी मात्रा में दृश्य शोर की आदत हो गई थी। एक अल्प विकसित मानचित्र के साथ अपनी प्रविष्टि तैयार करने के बाद उन्होंने अपनी चाल को आगे बढ़ाया। इसके कदम मिट्टी में धीरे से पड़े, अब बहुत धीरे पड़ गए क्योंकि इसने अपने कवच का केवल एक अंश ही पहना था। इस अंधे वातावरण में जोशुआ को अधिक धुन महसूस हुई। मिस्ट प्रॉलर को घने कोहरे में शिकार करने के लिए मनाया गया था। एक अलौकिक भूत की तरह खेदजनक दिखने वाली और चरमराती हुई मच मंदिर के पास पहुंची। जैसे ही 1 मिनट बीता, वे थोड़ा दाहिनी ओर मुड़ गया। उसने अपनी गति बढ़ाने और दुश्मन के स्वभाव की जांच करने का फैसला किया। एक बार जब मुख्य मंदिर नजर आया तो एक कोने से उस पर एक लेजर शॉट चला। संपर्क करना, यहोशू चिल्लाया क्योंकि वह दाहिनी ओर आगे बढ़ गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि हवा में कणों ने सभी संचार संकेतों को भी अवरुद्ध कर दिया है। बकवास। उसकी यंत्रणा हाथ में नंगी तलवार लेकर आगे बढ़ी। भाला और गर्म चाकू यहोशू के कठोर व्यवहार से बचने में सक्षम नहीं थे। उनकी दिशा में पिंग करने के लिए और भी शॉट हैं, लेकिन सौभाग्य से वे केवल खोजपूर्ण प्रकृति के थे।
बाहरी इलाके से लेजर शॉट्स का एक और सेट फायर होने लगा। जोशुआ की टीम का स्नाइपर अंततः हरकत में आया और उसने अपने अधिकांश शॉट्स को बाईं ओर केंद्रित किया। भव्य मंदिर दृष्टिगोचर हुआ। मानचित्र में अन्य पत्थर के खंडहरों के विपरीत विदेशी शहर की मुख्य संरचना एक विदेशी पत्थर से बनाई गई थी जो धूप में चमकीला काला चमकता था। इसका स्वरूप स्थानीय वास्तुकला के साथ असंगत था। जोशुआ ने इन काल्पनिक जिज्ञासाओं की बहुत कम परवाह की और इसके बजाय एक धमाकेदार भारी सेंटोर जैसी दिखने वाली तलवार की रेंज में जाने पर ध्यान केंद्रित किया। पिछले हमलों में इसने अपने अधिकांश हथियार खो दिए। सबसे खास बात यह थी कि उसका एक पैर लंगड़ा हुआ लग रहा था। यह है एक बैठी हुई बतख। वह यह देखकर मुस्कुराया। भारी मेक ने बचाए गए लेजर राइफल की तरह दिखने वाले हथियार के अलावा किसी भी हथियार का उपयोग नहीं किया। मेक के निर्धारित हथियार स्थान या तो नष्ट कर दिए गए या उनका सारा गोला बारूद खर्च हो गया। भारी मशीन ने मदद के लिए पुकारते हुए हवा में तुरही जैसी ध्वनि छोड़ी। यह जानते हुए कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, जोशुआ ने मिस्ट प्रॉलर की सारी क्षमता को निचोड़ लिया और अनाड़ी अनुग्रह के साथ भारी मैक के भरपूर शॉट्स को चकमा दे दिया। यह जानते हुए कि उसका अंत निकट था, भारी मशीन ने अपनी राइफल गिरा दी और इसके बजाय एक हास्यास्पद दिखने वाली बंदूक को जमीन से उठा लिया। मिस्ट प्रॉलर के रेंज में आने से पहले ही सेंटोर ने पहले से ही भारी हथियार घुमाना शुरू कर दिया था। सिर्फ इसलिए कि मेरा मेक स्क्रैप जैसा दिखता है इसका मतलब यह नहीं है कि यह नृत्य नहीं कर सकता। तिरस्कारपूर्ण सहजता के साथ यहोशू ने अपनी मशीन को पीछे की ओर झुकाया और मशीन के सिर को अपनी मशीन की नाक के ठीक सामने से गुजरने दिया। जब उसने अपनी मशीन को सीधा खींच लिया तो उसके हाथ में मौजूद तलवार ने सेंटोर के शरीर पर क्षतिग्रस्त और जर्जर हथियार के स्थानों पर कुछ तेज वार किए। हो सकता है कि वह किसी स्थिर लक्ष्य पर वार कर रहा हो, क्योंकि सेंटोर की प्रतिक्रिया गति उसके मिस्ट प्रॉलर की तुलना में बहुत धीमी थी। सेंटूर ने धूम्रपान किया और उसकी प्रतिक्रियाएं एक बार फिर धीमी होगी। जोशुआ निराश था कि उसके हमलों ने मशीन को नष्ट नहीं किया, लेकिन उसे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। भारी मेट अक्सर भारी दंड से बच जाते हैं। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को केवल अपंग बनाने से ही काम चलाया, क्योंकि दुश्मन की लाइट मशीन की एक जोड़ी अंततः सेंटोर की सहायता के लिए आई थी। चॉपिंग ब्लॉक के लिए 2 और। जोशुआ ने कहा जैसे जैसे उसकी मुस्कुराहट मजबूत होती गई। सीधे उनका सामना करने के बजाय जोशुआ ने अचानक अपना तंत्र बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया। उसने ऐसे व्यवहार किया मानो वे उन दोनों को एक निरर्थक पीछा करने के लिए फुसलाना चाहता हो। जैसा कि योजना बनाई गई थी, सतर्क प्रकाश मशीनें धुंध में अधिक गहराई तक उसका पीछा नहीं कर पाईं। इसके बजाय उन्होंने अपने अपंग साथी के पास जाने और उसकी स्थिति का आकलन करने का विकल्प चुना। दुर्भाग्य से उनके लिए स्नाइपर फायर ने अचानक उन्हें नीचे गिराना शुरू कर दिया। एक शॉट ने कंधे के क्षतिग्रस्त हिस्से को भी पार कर दिया, जिससे पूरी बाह साफ और पर खराब मशीन के फ्रेम से अलग हो गई। युद्ध के मैदान में मौजूद कोई भी मेक प्राचीन नहीं दिख रहा था। कई मेक्स ने अपने कवच के पूरे हिस्से को खो दिया। असुरक्षित उद्घाटन पर एक भी हमला विनाशकारी साबित हो सकता है। यहोशू ने निर्णायक रूप से तीनों यंत्रों को त्याग दिया और इसके बजाय गहराई में चला गया और मंदिर के प्रवेश द्वार पर आ गया। अब उसे सावधानी से आगे बढ़ना था, क्योंकि वह इतना करीब आ गया था। मंदिर को नष्ट करना स्वतः हानि की स्थिति थी। अचानक उसकी नजर में एक मेक आया। मीडियम वेट भयानक लग रहा था। उसके कवच में जो कुछ बचा था वह खंडित हो गया था और उसका पूरा दाहिना कंधा और बाह टूट गया था। व्यापक क्षति के बावजूद
मेक ने अभी भी अपने दूसरे हाथ में एक अक्षुण फ्लेमे थ्रोवर को पकड़ रखा है। एक स्ट्राइकर। जिन तरीकों से स्ट्राइकर प्रकार के मेक खुद को दूसरों से अलग करते थे उनमें से एक व्यापक क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने की उनकी क्षमता थी। सटीकता उनके लिए कम चिंता का विषय थी, क्योंकि यदि वे सीमा में आते थे तो वे हमेशा अपने हमलों में कुछ न कुछ मार गिराते थे। कंठी धुंध ने अनायास ही स्ट्राइकर को सही शिकार का माहौल प्रदान कर दिया। जोशुआ ने अपनी मशीन को आगे की ओर धकेलने का निर्णय लिया। अंगरक्षक ने बहुत चिंताजनक चरमराहट के साथ हताश कार्रवाई की। मिस्ट प्रॉलर की शिथिलता के बावजूद मेक्स को रोल करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। कई कमजोर स्थानों पर टिनो दबाव पड़ा, जिससे मशीन अपने अंतिम पैरों पर चलने लगी। मेरे पास अभी भी तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए पर्याप्त रुपए है। जैसे ही स्ट्राइकर ने अपने फ्लेमे थ्रोवर को नीचे की ओर समायोजित किया, जोशुआ ने हथियार पर अपनी तलवार घुमा दी। इस प्रहार से हथियार के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिससे उसके गर्म और अस्थिर अंदरूनी भाग आग की लपटों के रूप में फट गए, जिसने उन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। हमले से स्ट्राइकर की स्थिति स्पष्ट रूप से खराब हो गई थी। उसने अपना शीश हाथ फायर में खो दिया था। दुर्भाग्य से जोशुआ को उतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। बहुत सी लपटें उसके अस्तित्वहीन कवच के ठीक ऊपर तक चली गईं और उसके आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाया। उसने तुरंत अपने इंजन की 80% शक्ति खो दी। चलो भी, उठना। अपनी मशीन की अंतिम ताकत के साथ जोशुआ ने मिस्ट प्रॉलर को अपने घुटनों पर बैठने, तलवार पकड़ने और उसके घायल पैरों को इतना धक्का देने में अपनी पूरी इच्छा शक्ति झोंक दी कि वह विरोधी मशीन पर आखिरी बार वार कर सके। हमला दुश्मन की कमर में मजबूती से उतरा। इसने स्ट्राइकर के इंजन को फाड़ दिया, उसे मिस्ट प्रॉलर के ठीक बगल में जमीन पर गिरा दिया, जिसने हाल ही में अंतिम सांस ली। सिमुलेशन पॉड के भीतर जोशुआ ने खुद को युद्ध की तीव्रता से बाहर निकालते हुए सांस छोड़ी। उन्होंने मैच के शेष भाग पर बहुत कम ध्यान दिया। उन्होंने अपने पिछले मुकाबलों को याद किया और मिस्ट प्रॉलर के साथ किए गए स्टंट का आनंद लिया। उसके मुंह की मुस्कुराहट कभी कम नहीं हुई। मिस्ट प्रॉलर एक योग्य मशीन है। उस डिजाइनर पर भरोसा करके मैं गलत नहीं था। आखिरकार जोशुआ को पता चला कि उनकी टीम मैच हार गई है। अंत में वे बहुत देर तक रुके रहे और दुश्मन टीम को समय से पहले भागने दिया। इससे उसके मुंह में बुरा स्वाद आ गया, लेकिन वह जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। मेरे नुकसान की भरपाई के लिए बहुत सारे अन्य अवसर हैं। इस बीच ग्रह पर कहीं और बेस ने चिंता से लकी की ओर देखा। क्या बात है दोस्त? बिल्ली ने उसकी पैंट खींची और चिल्लाते हुए उसे बाहर तक चलने के लिए कहा। यांत्रिक बिल्ली आमतौर पर उसके सोफे पर बैठी रहती थी। किसी चीज ने उसे वास्तव में अच्छी तरह से उत्तेजित किया होगा कि उसने इतना घबराया हुआ व्यवहार किया। जब बिल्ली ने दरवाजा बंद कर दिया तो वेज उसके पीछे भागा। जब उसका पैर एक धातु के बक्से पर पड़ा तो वह रुक गया। आउच! अपने रुखे पैर को आराम देने के बाद उसने नीचे देखा तो लकी धातु के बक्से के बाहरी हिस्से को पागलों की तरह खरोंच रहा था। अरे अब इससे सावधान रहें, उसने सिर के आकार का बक्सा उठाते हुए कहा। चलो अंदर चलें। सोफे पर वापस डूबने के बाद बेस ने उस अजीब बक्से का अध्ययन किया जो उसके दरवाजे पर दिखाई दिया था। उसे आज कोई डिलीवरी आने की उम्मीद नहीं थी, और निश्चित रूप से ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके लिए छोटे लेकिन भारी धातु के बक्से की आवश्यकता हो। मैट सतह पर अपना हाथ पटकने के बाद वेस को एहसास हुआ कि बॉक्स उतना सरल नहीं था जितना दिखता था। धातु विज्ञान में उनके ज्ञान से पता चला कि बॉक्स सुधारित में कवच चढ़ाना का एक टुकड़ा था। उसने उसे घुमाया और उसकी पूरी ठंडी सतह को छुआ, लेकिन बक्सा खोलने का कोई रास्ता नहीं सूझा।
वह जानता था कि अंदर कुछ है, क्योंकि जब उसने कंटेनर को धीरे से हिलाया तो उसे कुछ खड़खड़ाहट महसूस हुई। इसे साधारण कटर से खोलने का इरादा नहीं है। वेस को आकर्षण का एहसास हुआ। मेघ कवच को ऐसे बक्से में बदलने की परेशानी कौन उठाएगा जिसे केवल विशेष उपकरणों से ही खोला जा सकता है। सौभाग्य से उनकी कार्यशाला के टूल शेड में मरम्मत में मदद के लिए कुछ उपकरण मौजूद थे। उनमें से एक उच्च तीव्रता वाला थर्मल कटर था जो धीरे धीरे अधिकांश मेज कवच से पिघल सकता था। एकमात्र समस्या यह थी कि ऐसे उपकरण को अनुभवहीनता से संभालने से बॉक्स की सामग्री को नुकसान हो सकता था। शायद मुझे इसकी जगह आरी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन जब वेस ने बॉक्स का और अध्ययन किया तो उन्हें एहसास हुआ कि आरी का उपयोग करने के अपने जोखिम भी हैं। कवच प्लेटों को केवल एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा गया था, बल्कि एक विशेष पैटर्न में रखा गया था जिससे पूरा बॉक्स फट सकता था और अतिरिक्त गतिज ऊर्जा को बीच में भेज सकता था। यह एक सरल सुरक्षा सुविधा थी जो बॉक्स की सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए बहुत अधिक प्रयास की बात करती थी। मैं अकेले आरी या थर्मल कटर का उपयोग नहीं कर सकता, मुझे दोनों का उपयोग करना होगा। हालांकि अधिक उन्नत उपकरण थे जो बिना जोखिम के बॉक्स खोल सकते थे, वे सभी बड़े या अमीर निर्माताओं के हाथों में थे। वेस जैसा कोई भी व्यक्ति इस तरह की फिजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वेस ने बस अपने उपकरण तैयार किए और लकी को भूखी आंखों से देखते हुए सावधानी से बॉक्स पर काम किया। सबसे पहले उसने डिब्बे के बाहरी हिस्से को सावधानीपूर्वक पिघलाया। उन्होंने कोई सीधी रेखा नहीं बनाई और न ही कोई यादृच्छिक मार्ग अपनाया। नहीं, उसने कवच पैटर्न द्वारा सुझाए गए इष्टतम मार्गों का सावधानीपूर्वक पालन किया और धीरे धीरे ऊपरी कवच की परत दर परत उतार दी। अंतिम परत पर आने से पहले उन्होंने पूरे 2 घंटे तक अपना काम जारी रखा। इसमें एक अलग सामग्री शामिल थी जो काफी सख्त थी। यदि वेस ने लापरवाही से आखिरी परत को जलाने की कोशिश की तो वे सामग्री को झुलसाने का जोखिम उठाएगा। इसके बजाय उसने बॉक्स को वहीं छोड़ दिया और कुछ घंटों के लिए उसे ठंडा होने दिया। वेस ने कवच चढ़ाना के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए समय लिया और किसी भी मिलान के लिए गैलेक्टिक जाल को खंगाला। कुछ नहीं, यह मिश्र धातु सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। जबकि कवच अपने क्षति प्रतिरोध के मामले में कुछ खास नहीं था, वे इस बॉक्स में इस्तेमाल किए गए अजीब पैटर्न से चकित था। बॉक्स का निर्माता या तो एक मेक डिजाइनर था या एक पेशेवर आर्मरर था। जबकि वेस ने बहुत सारे स्कैन और अन्य अवलोकन किए, लेकिन इसकी विशेषताओं को समझने के लिए उनके पास कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं था। तकनीक बहुत उन्नत या विदेशी थी। इसमें विदेशी जड़ें भी हो सकती हैं, यह देखते हुए कि पैटर्न में कई अजीब पैटर्न शामिल हैं जो विदेशी लिपियों से मिलते जुलते हैं। बॉक्स के पर्याप्त रूप से ठंडा हो जाने के बाद वेस ने संचालित आरी उठाई और बॉक्स के किनारे पर एक छोटी नाली को काटने के लिए सावधानीपूर्वक उसका मार्गदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने कुछ अन्य छोटे कट लगाए जिससे बॉक्स की अंतिम परत पर छोटे छोटे निशान पड़ गए। एक बार जब वेस ने अंतिम कट लगाया तो उसने आरी को बंद कर दिया और उसे मेज पर रख दिया। अपने खाली हाथ से उसने अपना हाथ शीर्ष पर रखा और मजबूती से सतह पर धकेल दिया। जैसे ही शीर्ष अजीब गैर यूक्लिडियन आकृतियों के मिशमैश में विघटित हुआ, क्लिकों की एक श्रृंखला सुनाई दी। जब उसने कई आकृतियों को देखा तो उसका दिमाग तनावग्रस्त हो गया। किसी तरह अंतिम परत के अवशेष नीचे नहीं गिरे, बल्कि खांचे की एक श्रृंखला में गिर गए जो एक परिष्कृत ताला बन गए। जब सभी धातु के टुकड़े अपनी जगह पर गिर गए तो अजीब ताला पारदर्शी हो गया और एक तरल पदार्थ में बदल गया। क्या? जब लकी बॉक्स के ऊपर चढ़ गया तो वेस अचानक एक तरफ गिर गया।
बिल्ली ने तुरंत अपनी गर्दन नीचे झुकाई और पारदर्शी तरल को चाट लिया। तुम क्या कर रहे हो, लकी? यह हो सकता है खतरनाक। वेस को अपनी विक्षिप्त बिल्ली को बक्से से बाहर निकालने के लिए अपनी अल्प शक्ति का उपयोग करने में बहुत प्रयास करना पड़ा। बिल्ली बुरी तरह चिल्लाई और अपने दुबले पतले शरीर में भरी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने मालिक की पकड़ से छूट गई और वापस डिब्बे में गोता लगाने लगी। जब वेस ने अपनी अवज्ञाकारी बिल्ली को बक्से से निकालने की कोशिश की तो वे कोई प्रगति करने में विफल रहा। बिल्ली में व्यावहारिक रूप से अपने पंजे खोद लिए। भाग्यशाली, मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मत मजबूर करो। जाहिर है, मणि बिल्ली को कोई परवाह नहीं थी। जब तक वेस अपनी बिल्ली को खींचने में कामयाब हुआ, उसने पहले ही आलसी संतोष में अपनी आंखें बंद कर लीं। वेस ने अपनी स्वार्थी बिल्ली पर नजर डालने से पहले बक्से के खाली अंदरूनी हिस्से को अवाक होकर देखा। लकी इस समय अपने आप से बहुत भरा हुआ लग रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने क्रोधित मालिक की पकड़ में झपकी लेने का दुस्साहस भी किया। वेस ने आप भरी अजीब तरल मिश्र धातु के बह जाने से उसे बॉक्स की उत्पत्ति का कोई अन्य सुराग नहीं मिल सका, जबकि उसके पास खेलने के लिए अभी भी खुला हुआ बक्सा बाकी था। वह उस अजीब और जादुई मिश्र धातु की तुलना में फीका था। ऐसा लग रहा था मानो मिश्र धातु अपने आप हिल रही हो। मुझे आशा है कि आप अपने नवीनतम भोजन से खुश हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी आंतें पूरी तरह से खाली नहीं कर लेते, मैं आपको कुछ भी नहीं खिलाऊंगा। अंत में सोने से पहले लक्की ने एक आलसी म्याऊं के साथ चेतावनी की शोभा बढ़ाई। वेस ने आप भरी अब अपनी बिल्ली को डांटने का उसका मन नहीं रहा। इसके बजाय उसने बिल्ली को सोफे पर लिटा दिया और अपना ध्यान वापस खुले हुए डिब्बे की ओर लगाया। क्या इसका कोई और रहस्य है? अध्याय 54। गोइंग आउट। वेस के पास खुले बॉक्स को समझने के लिए आवश्यक उन्नत उपकरणों का अभाव था। इसके निर्माण में शामिल सामग्री जटिल रूप से विदेशी प्रकृति की थी, जिसका अर्थ था कि उनकी विशेषताएं किसी भी सार्वजनिक डेटाबेस में नहीं थीं। केवल सीमित माप के साथ वेस बॉक्स की उत्पत्ति का पता लगाने के करीब नहीं था। यहाँ तक कि बॉक्स के निर्माता द्वारा उपयोग किए गए अजीब पैटर्न का अध्ययन करने से भी कोई परिणाम नहीं मिला। मेरा शुरुआती बिंदु बहुत पीछे है। भले ही मेरे पास बेहतर उपकरण हों, फिर भी मैं कुछ भी समझ नहीं पाता। वह जो सीमित डेटा एकत्र कर सका, वह बॉक्स एक असाधारण स्रोत से आया था। ब्राइट रिपब्लिक या स्टार क्षेत्र में कहीं भी कुछ भी इतना जादुई उत्पादन नहीं कर सकता है। यह वास्तव में मॉड्यूलर कवच का एक अनुप्रयोग है। इस एहसास ने उसे स्तब्ध कर दिया। इसके जादुई गुणों के लिए नहीं, बल्कि पैकेज भेजने वाले के उद्देश्यों के लिए। वहां कोई था जो वेस पर नजर रखता था। वह लकी के बारे में जानता था और बिल्ली को खिलाने के लिए एक अत्यधिक असामान्य सामग्री लेकर आया था। अज्ञात पर्यवेक्षक को मिस ट्रॉलर के बारे में भी पता था, अन्यथा उसे मॉड्यूलर कवच से बना बॉक्स क्यों मिलेगा? कौन है भाई? वेस ने खुद से पूछा, इस बात से चिंतित होकर कि इस समय उसके रहस्य खुले हुए थे। उसने जुनूनी ढंग से एक स्कैनिंग टूल निकाला और अपनी वर्कशॉप के हर कोने में कैमरे और अन्य जासूसी उपकरण ढूंढे। कुछ नहीं, लेकिन इससे जासूसी का एक ही रास्ता छूट गया। उनके 3D प्रिंटर और असेंबलर जैसे उपकरण सेकेंड हैंड थे। यदि कोई जटिल मशीनों के साथ गड़बड़ी करता है, तो वे इसके पास इसका पता लगाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वे औद्योगिक उपकरण डिजाइन करने में विशेषज्ञ नहीं था। संभवतः कुछ जासूसी विधियों ने उसके द्वारा उपयोग किए गए सॉफ्टवेयर में भी घुसपैठ कर ली थी। इस घटना ने उसे याद दिलाया कि वहां ऐसी ताकतें थीं जो वेस पर कीड़े की तरह हमला कर सकती थीं। अपनी हालिया उपलब्धियों के बावजूद वह अभी भी बाहरी हेर फेर के प्रति संवेदनशील थे। वह जो कुछ इकट्ठा कर सका,
उसमें से बक्सा केवल 2 संभावित स्रोतों से ही आ सका। यह या तो मेरे डिजाइन सिस्टम के निर्माता है या मेरे पिता। अपने लापता पिता के बारे में सोचकर वेस का गला रुंध गया। वह रायकोल के स्थिर प्रभाव से चूक गए। उनके पिता वह आधार थे जिसमें वेस ने खुद को एक साथ वापस खींचा और अपनी आकांक्षाओं को एक मेक को चलाने से लेकर उन्हें डिजाइन करने तक में बदल दिया। वह कल्पना भी नहीं कर सका कि उसके पिता ने अमूल्य प्रणाली पर अपना अधिकार जमाने के लिए किस प्रकार के कर्म किए थे। सिस्टम में बहुत सारे रहस्य शामिल हैं। इस उपहार को प्राप्त करने के अप्रिय प्रभावों से उबरने के बाद वेस ने पुनः पुष्टि की, मैं बहुत अधिक आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता। जिसने भी सिस्टम को मेरे हाथ में पड़ने दिया, वह इसे आसानी से वापस ले सकता है। उसने बक्सा एक तरफ रख दिया और उसे एक सुरक्षित भंडारण क्षेत्र में छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि वह अधिक समय बिताना चाहता था, लेकिन कम समय में उसे कोई बेहतर परिणाम नहीं मिल सका। मार्क एंटनी के लिए संभावित ऑर्डर जल्द ही आने के साथ वे अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए अपने कौशल में कुछ त्वरित लाभ अर्जित करना चाहते थे। वर्चुअल मार्केट में मिस्ट्रॉलर वेरिएंट जारी करने के बाद बेस ताजा डीपी से भरपूर था। उन्होंने शीघ्र ही स्पीड ट्यूनिंग आईआईओ कौशल हासिल कर लिया जिस पर उनकी नजर कुछ समय से थी। उसके मन की गहराई में छिपे ज्ञान का खुलना सुचारू रूप से चल रहा था क्योंकि उसने पहले भी कई बार इस अनुभूति का अनुभव किया था। उनका दिमाग निश्चित रूप से उच्च घनत्व सूचना हस्तांतरण के लिए अनुकूलित हो गया था। मशीन से अधिक गति प्राप्त करने की उनकी क्षमता में सुधार हुआ था। स्पीड ट्यूनिंग अधिकतर कृत्रिम मांसपेशियों के लेआउट को अनुकूलित करने पर केंद्रित होती है। इस नए दृष्टिकोण के साथ बेस ने पहले से ही कुछ तरीकों के बारे में सोच लिया था कि वह इसमें बदलाव कर सकता है। मिस्ट्रॉलर का प्रदर्शन। अपने पुराने डिजाइन पर वापस जाना अच्छा विचार नहीं है। मेरे लिए दूसरा संस्करण डिजाइन करना बेहतर है। जबकि उनका मिस्ट्रॉलर केवल कुछ दिनों के लिए बाजार में था, बिक्री के आंकड़े निराशाजनक दिखे। वेरिएंट का प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन इसकी कीमत बेस मॉडल की तुलना में काफी अधिक थी। अधिकांश सिल्वर लीग खिलाड़ियों ने सबसे अच्छी मशीन के लिए अपना पैसा खर्च करने के बजाय किसी ऐसी चीज पर समझौता कर लिया जो काफी अच्छी थी। इससे भी कोई मदद नहीं मिली कि वेस के पास एक मजबूत ब्रांड का अभाव था। बहुत से लोगों ने किसी अज्ञात डिजाइनर पर भरोसा करने का विकल्प नहीं चुना। उसकी बेल्ट के नीचे कुछ सितारा डिजाइन ने उसे भीड़ भरे मेक बाजार में बिल्कुल भी अलग नहीं दिखाया। जैसा कि आयरन स्पिरिट ने कई गरीब डिजाइनरों को मामूली निवेश के साथ पैसा कमाने का एक व्यवहारिक तरीका पेश किया, आभासी बाजार का निचला हिस्सा संदिग्ध गुणवत्ता के सस्ते उपकरणों से भर गया। मैं केवल धीरे धीरे ही अपना ब्रांड बना सकता हूँ। यदि आप मेरी पहली मशीन को छोड़ दें तो मेरी कोई भी मशीन बेकार नहीं है। मेरे सभी डिजाइन यांत्रिक रूप से सुदृढ़ हैं और उनमें अद्वितीय खूबियां हैं। अलग दिखने के लिए केवल ध्वनि डिजाइन का होना ही पर्याप्त नहीं था, उसे असली ताकत दिखाने की जरूरत थी। मिस्ट्रॉलर उसकी योजना का पहला कदम था। इसकी असाधारण चपलता और गति के साथ साथ एक लंबे मैच के बाद के चरणों में इसके उल्लेखनीय प्रदर्शन से इसके खिलाफ लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करना चाहिए। शायद आने वाले दिनों में उनके लिए टेस्ट में की बिक्री में तेजी आ सकती है। किसी भी स्थिति में बेस पीछे हटने और बाजार की प्रतिक्रियाओं का इंतजार करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। तेज मशीनों को डिजाइन करने की अपनी बेहतर क्षमता के साथ उन्होंने पहले से ही इससे निपटने के लिए एक नई परियोजना की कल्पना की थी। फिर भी एक काफी जटिल परियोजना को पूरा करने के बाद वे आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी लेना चाहता था। वर्कशॉप को बंद करने और परिसर से बाहर निकलने से पहले उसने अपनी सोती हुई बिल्ली पर आखिरी बार नजर डाली। उनकी बुलाई गई एयर कैब 1 मिनट के भीतर उनके दरवाजे पर आ पहुंची।
वाहन में प्रवेश करने के बाद वेस ने अपना कोम सक्रिय किया और अपने उपलब्ध धन को देखा। अब तक वेस के पास पैसे खर्च करने के लिए लगभग 2 मिलियन क्रेडिट बचे थे। धन का एक बड़ा हिस्सा उनके बैंक खाते में सुरक्षित रूप से जमा किया गया था, जो कुछ वर्षों में प्रमुख निवेशों पर खर्च होने की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे अपना सारा पैसा इतनी जल्दी खर्च नहीं करना चाहिए। मुझे अभी भी किसी भी ऐसे वर्चुअल लाइसेंस के लिए रिजर्व रखना होगा जो मुझे पसंद आए। उसने शॉपिंग ट्रिप पर जाने का फैसला किया। उनकी एयर कार आलीशान घरों और घुमावदार पार्कों से गुजरती थी। क्लाउडी कर्टन में भले ही सबसे अच्छा मौसम ना हो, लेकिन स्थानीय निवासियों ने अपने पड़ोस को सुंदर बनाकर इसकी भरपाई कर दी। चमकीले फूल और जीवंत पेड़ सड़कों पर बिखरे हुए थे क्योंकि निवासी इत्मीनान से एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे थे या अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर ले आए थे। वेस नीचे के दृश्यों को देखते हुए मुस्कुराया। यही उसका घर था। रिटर्सबर्ग के पास बहुत बड़ी विरासत थी और बेनथाइम गणतंत्र का आर्थिक केंद्र था। फिर भी क्लाउडी कर्टेन का अपना अनूठा आकर्षण था। हर जगह शांति थी और ग्रह के कई भूखंडों में से किसी एक पर बसकर कोई भी आकाशगंगा के व्यापक संघर्षों से बच सकता था। क्लाउडी कर्टेन न तो बहुत गरीब था और न ही बहुत अमीर। यदि कोई एक दोष का नाम ले सकता है तो वह यह था कि अधिकांश निवासी आलसी और महत्वाकांक्षी थे। क्लाउडी कर्टेन की दूसरी पीढ़ी के निवासी के रूप में वे इस अंतर के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। किसी अन्य स्थानीय में डिजाइनर में स्वयं एक व्यवसाय शुरू करने की हिम्मत नहीं होगी। वे प्रवाह के साथ बहने में बहुत संतुष्ट थे। पिताजी, आप कहाँ हैं? वेस ने फिर आह भरी। रेकोल लार्किंसन हमेशा ऐसा व्यवहार करते थे मानो उन्हें उनके परिवार के बाकी सदस्यों की तरह प्रेरित किया गया हो। आखिरकार एयरकार फ्रेजलैंड के केंद्र में एक शांत लेकिन ऊंची व्यावसायिक सड़क पर पहुंची। यह शहर ग्रह पर दूसरा सबसे बड़ा महानगर था। हालांकि गैलेक्टिक मानकों में यह थोड़ा बड़ा शहर था। किसी भी मामले में कार्यशाला फ्रेजलैंड के सबसे दूर उपनगरों में स्थित थी, इसलिए वे इसको ग्रह के दूसरी तरफ की राजधानी के बजाय यहाँ यात्रा करना अधिक सुविधाजनक लगा। उनका पहला पड़ाव सान्याल एबलन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस की स्थानीय शाखा थी। एसए स्थानीय स्टार सेक्टर की प्रमुख सुरक्षा कंपनियों में से एक थी। यह किसी तरह ब्राइट रिपब्लिक और वेसिया किंगडम दोनों में एक मजबूत बाजार उपस्थिति स्थापित करने में कामयाब रहा। इससे कई संदेह पैदा हुए, लेकिन गणतंत्र के वाणिज्य मंत्री ने स्वयं कंपनी के लिए प्रतिज्ञा की। चूंकि वेस अपनी वर्कशॉप की नियमित सुरक्षा को मजबूत करना चाहता था, इसलिए उसने सर्वोत्तम प्रयास किया। आपको से बेहतर कुछ नहीं मिल सकता। उसके अंदर कदम रखने के बाद एक आकर्षक गहरे रंग की महिला परिचारक वहां आई। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सान्याल एबलन में आपका स्वागत है, मिस्टर लार्किंसन। आप मुझे रोबिन कह सकते हैं। मैं फ्रेजलैंड शाखा का प्रमुख सुरक्षा सलाहकार हूँ। मैं आज दोपहर को आपकी जरूरतों पर ध्यान दूंगा। जबकि वे इस महिला की उम्र से आश्चर्यचकित था, उसे अपने नाम के उल्लेख में अधिक रुचि थी। आप जानते हैं मैं कौन हूँ। हम कैसे नहीं कर सकते। वह मुस्कुराई। कुछ हफ्ते पहले जब आपने रजत पदक जीता था तो आपका चेहरा पूरी खबरों में छाया हुआ था बेनथीम। वेस ने सोचा कि इतनी छोटी उपलब्धि को लोग जल्दी ही भूल जाएंगे। जब उन्होंने फ्यूजन कप में दूसरा स्थान हासिल किया तो क्या उन्होंने उस प्रसिद्धि को कम करके आंका जो उन्होंने अर्जित की थी? खैर रोबिन, जैसा कि आप शायद अनुमान लगा सकते हैं, मैं यहाँ अपने व्यवसाय की सुरक्षा में निवेश करने आया हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? निश्चित रूप से। अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद महिला उसे एक छोटे और समृद्ध रूप से सुसज्जित सम्मेलन कक्ष में ले गई।
वेस ने एक यादृच्छिक सीट ले ली, जबकि रोबिन ने उसके सामने मेज पर एक कप कॉफी रखी। सुरक्षा सलाहकार ने मेज को नीचे दबाया, जिससे एक प्रोजेक्टर उसके सामने विपणन सामग्री का एक गुच्छा प्रदर्शित कर सका। इसमें कंपनी द्वारा प्रदान की गई सभी मानक सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है। एक छोटे व्यवसाय के स्वामी के रूप में हम आपको सीमित चयन वाली सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। मुझे संदेह है कि आपका वार्षिक राजस्व 1 अरब ब्राइट क्रेडिट से अधिक है, इसलिए हम उद्यम समाधान को टेबल से हटा सकते हैं। वेस ने समझदारी भरे चयन पर सिर हिलाया। मेरा अपना उत्पादन बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। मेरी कमाई नाटकीय रूप से नहीं बढ़ेगी, हालांकि मुझे उम्मीद है कि यह स्थिर रहेगी। फिलहाल मैं केवल अपनी कार्यशाला को जासूसों और चोरों से अधिक सुरक्षित बनाने की आशा करता हूँ। दुष्ट शराबियों की तो बात ही छोड़िए, अभी कोई भी शराबी मेरी बाड़ पर चढ़ सकता है। तो आप अपनी साइबर सुरक्षा में एक बड़ा निवेश और परिधि सुरक्षा में एक छोटा निवेश करना चाहते हैं। रोबिन ने प्रक्षेपण में अधिकांश विकल्पों को दूर करने के लिए कुछ उंगलियां उठाईं। अधिकांश समाधान जो कीमत में काफी भिन्न रहे। आपका बजट क्या है? मैं लगभग 5 लाख से शुरुआत करना चाहूंगा, लेकिन बाद में जब मेरा व्यवसाय शायद आधे साल या 1 साल में गति पकड़ने लगेगा तो अपनी पसंद को अपग्रेड करने के विकल्प के साथ। निचले स्तर के विकल्पों में से एक स्क्रीन पर हावी था। रॉबिन ने इस पैकेज की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं पर उंगली उठाई। हम जो साइबर रोबो सेवा प्रदान करते हैं वे आपके परिसर को डिजिटल और वास्तविकता दोनों तरह से सुरक्षित कर सकती है। हम आपकी बौद्धिक संपदा को अवसरवादी आभासी हमलों से बचाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुरक्षा समाधानों का एक मानक सूट प्रदान करते हैं। आप अपने खाली समय में इस चल रही सेवा को कभी भी अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा लगता है। मेरे दरवाजे के बाहर से सुरक्षा के बारे में क्या? हम आपको बुनियादी परिधि गार्ड स्थापित करने के लिए 4 यांत्रिक गश्ती बॉट की एक टीम की पेशकश कर सकते हैं। हम आपको उनकी प्रोग्रामिंग पर सीधा नियंत्रण नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको प्राथमिकताएं निर्दिष्ट करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक ऐसा क्षेत्र निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसकी उन्हें हर कीमत पर रक्षा करनी होगी। वे किस तरह का हथियार लेकर चलेंगे? बॉट्स को कार्मिक रोधी और हल्के वाहन रोधी हथियार ले जाने का लाइसेंस दिया गया है। यह एक हल्की सी मशीन को भी नहीं रोक पाएगा, लेकिन वे आपकी दिशा में दुर्घटनाग्रस्त होने वाली किसी भी एयरकार को मार गिरा सकते हैं और मार गिराएंगे। यदि आप अपने अनुबंध को कुछ मिलियन क्रेडिट के साथ अपग्रेड करते हैं, तो हम अपने मालिकाना आर्कबॉट्स की एक जोड़ी के साथ आपके गार्ड को बढ़ा सकते हैं। उनके पास इतनी मारक क्षमता है कि वे प्लैनेटरी गार्ड को जवाब देने के लिए एक हल्की सी आग से भी बच सकते हैं। मेज पर मौजूद विकल्प उनकी संतुष्टि के अनुरूप नहीं थे। वे कुछ दिमागदार गार्ड चाहते थे। अफसोस की बात है कि वह सोने का नहीं बना था, इसलिए उसे वही करना था जो उसका बजट झेल सके। मैं बुनियादी साइबर रोबो विकल्प लूंगा। दोनों ने 1 घंटे के भीतर विवरण तैयार कर लिया। 1 सप्ताह के भीतर कुछ तकनीशियन और सुरक्षा सलाहकार उसकी कार्यशाला का दौरा करेंगे और उसकी चुनी हुई सुरक्षा योजना को लागू करना शुरू करेंगे। अपनी कार्यशाला के कुछ हिस्सों को नामित करने के अलावा, जिन्हें वे सबसे अधिक संरक्षित करना चाहता था, एसएएस के लोग बाकी की देखभाल कर सकते थे। वेस हल्के कदमों से शाखा कार्यालय से निकल गया। हालांकि उन्होंने एक ही बार में 5 लाख क्रेडिट खर्च कर दिए, लेकिन बदले में उन्हें जो अतिरिक्त सुरक्षा मिली, उससे उनके मन से एक चिंता दूर हो गई। एक बार जब मेरे व्यवसाय का मूल्य बढ़ जाता है, तो मुझे अपना सुरक्षा खर्च बढ़ाना होगा। मैं वध के लिए तैयार मोटे मेमने के सामान नहीं बन सकता। चूंकि वेस ने हाल ही में अपनी कंपनी शुरू की है,
इसलिए वह गपशप करने लायक नहीं था। सिस्टम की मदद से यह तेजी से बदल सकता है। एक बार जब उनके कौशल में सुधार हुआ और उनके मेक डिजाइन में कुछ अनूठी ताकतें शामिल होगी, तो वे इसके पास प्रस्तावों की बाढ़ आ सकती है। उनमें से कुछ अच्छे इरादे से नहीं आ सकते हैं। उनमें से प्रमुख वाल्टर व्हेलर्स थे। क्लाउडी कर्टेन के स्थानीय दबंगों के रूप में उन्होंने प्रत्येक कंपनी की कमाई में से मामूली कटौती की। जहां तक गिरोहों की बात है तो वे काफी नरम थे। क्लाउडी कर्टेन इतना छोटा था कि उसे किसी भी ताकत से दबाया नहीं जा सकता था। यदि वे बहुत सख्ती से काम करेंगे तो कोई भी व्यवसाय उनके क्षेत्र में काम करने को तैयार नहीं होगा। इसलिए उनकी यात्रा का अगला गंतव्य उन्हें फ्रेजलिन के पास उनकी एक चौकी पर ले आया। जीर्ण शीर्ण देखने वाला मेकबेस केवल मेच के एक ही दस्ते को सेवा प्रदान करता था, लेकिन वेस ने स्थानीय संगठन को थोड़ा भी कम नहीं आंका। एक हुआ गार्ड गेट के ठीक बगल में बैठा आकाश में रंग बिरंगे बादलों को देख रहा था। वहां कौन है? मैं एक नया व्यवसाय स्वामी हूँ। मैं यहाँ के बॉस से मिलना चाहूंगा। इससे उस नींद वाले आदमी की नींद खुल गई। ओह, तो यह पैसे का व्यवसाय है। आप सीधे आगे बढ़ सकते हैं। मैं अंदर बुलाऊंगा छोटा मालिक। छोटे मालिक उलझन में बेस अंदर चला गया और सीधे बैरक की ओर चला गया। बाकी आधार की तरह संरचना ऐसी दिखती थी मानो इसने अच्छे दिन देख लिए हों। वेस ने सोचा कि यह संभावना है कि बेस पर मैकोर का कब्जा हुआ करता था। स्थानीय तारा प्रणाली से निकाले गए किसी भी मूल्य की कमी ने ब्राइट रिपब्लिक को अपनी स्थानीय उपस्थिति को कम करने और अपने संसाधनों को समृद्ध ग्रहों को आवंटित करने के लिए प्रेरित किया। वाल्टर व्हेलर्स द्वारा ग्रह सुरक्षा का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से गणतंत्र के सशस्त्र बलों जितना उचित रखरखाव को महत्व नहीं दिया। वेस ने एक कोने में मलबे का ढेर भी देखा। उन्होंने भारी बर्बादी पर अफसोस जताया। यदि वे तत्वों के संपर्क में नहीं आए होते तो उनके जैसा एक डिजाइनर अधिकांश हिस्सों को बचा सकता था और कुछ सस्ते लेकिन कार्यात्मक मेक को जोड़ सकता था। उन्हें फ्यूजन कप में ऐसा करने का पहले से ही अनुभव था। अरे वाह यार! एक हाथ ने पीछे से उसकी पीठ पर ताली बजाई, जिससे कमजोर मेक डिजाइनर डर गया। वह पीछे मुड़ा और उसकी नजर एक खूबसूरत गोरे आदमी पर पड़ी जो उसकी उम्र से मेल खाता था। वह युवा किट में मिले विशिष्ट पायलटों के समान दिखता था। उसने पसीने से तर पायलटिंग सूट पहना था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उस व्यक्ति ने अभी अभी अभ्यास समाप्त किया है। मैं वेस लार्किंसन हूँ। आप कर रहे हैं? छोटे मालिक। अवश्य। और इससे पहले कि आप पूछें, मैं डिट्रिच वाल्टर का दूसरा बेटा हूँ। वह आदमी अपने बिखरे बालों को साफ करते हुए थोड़ा बड़बड़ाया। वेस थोड़ा सीधा हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक उप बॉस के बजाय एक वास्तविक बड़े शॉट का सामना कर रहा था। डिट्रिच ने उसके शरीर की सूक्ष्मता से जांच की और किसी भी संभावित खतरे को खारिज कर दिया। वेस जैसा पतला आदमी कभी भी प्रशिक्षित भाड़े के सैनिक पर हावी नहीं हो सकता। तो आप व्यापार के लिए आए हैं, ठीक है? हाँ। मैं नहीं चाहता कि जब मेरा बिजनेस बढ़ने लगे तो हमारे बीच कोई गलतफहमी पैदा हो। डायट्रिच मुस्कुराया और अपनी मुट्ठी से उसकी छाती पर जोर से प्रहार किया। आकस्मिक कार्रवाई के पीछे की ताकत वेस को सीधे उसके पैरों से गिरा सकती है। लार्किंसन, चिंता मत करो, हम व्हेलर्स अपने साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। मुझे अभी बहुत प्यास लगी है, इसलिए मेरे साथ आओ। मैं एक अच्छी दुकान जानता हूं जहां शहर में सबसे अच्छे आयातित पेय मिलते हैं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, डिट्रिच वेस को अपनी निजी एयर कार में खींच ले गया। प्रचारित वाहन एक प्रकार का लग्जरी मॉडल था जिससे वेस बहुत परिचित नहीं थे,
लेकिन उन्होंने इसके आकर्षक डिजाइन की सराहना की। डिट्रिच ने ऑटो पायलट को शामिल नहीं किया। इसके बजाय उसने व्यक्तिगत नियंत्रण ले लिया और मिसाइल की गति से पार्किंग स्थल से बाहर निकल गया। जी फोर्स ने अकेले ही वेस को उसकी कुर्सी पर वापस धकेल दिया। क्या आप कृपया थोड़ा आराम कर सकते हैं? मैं पायलट नहीं हूँ। ओह, इसके बारे में क्षमा करें। डिट्रिच ने लापरवाही से उतर दिया और गति बढ़ाना बंद कर दिया। मैं एक पल के लिए बहुत उत्साहित हो गया। मैं अपनी प्रेमिकाओं से मिल रहा हूँ, आप देखिए। एयर, कोई चिंता नहीं। वेस पीछे पीछे चला गया और सोच रहा था कि उसने खुद को किसमें फंसा लिया है। अध्याय 55। सुरक्षा। एक छोटी सी यात्रा के बाद जो गति सीमा से बहुत अधिक चली, एयर कार अंततः शहर के एक अधिक गंदे हिस्से में उतरी। पायलट सूट पहने हुए मुट्ठी भर असभ्य दिखने वाले शक्तिशाली लोग टूटी हुई सड़कों पर एक साथ एकत्र हुए। जहां तक मानदंडों या गैर पायलटों का सवाल है, वे सभी अपने शरीर पर किसी न किसी प्रकार की बंदूक या राइफल रखते थे। वेस को थोड़ा आश्वासन मिला कि उन्होंने हथियार सुरक्षित रूप से छिपाकर रखे हैं। व्हीलर्स के दूसरे हैंगआउट में आपका स्वागत है। छोटे मालिक ने वेस को सड़कों का परिचय दिया। यहाँ पूरे पड़ोस पर हमारा स्वामित्व है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सही कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वह रसायन हो, लड़कियां हो या खेल हो, हमने आपको कवर कर लिया है। धन्यवाद, लेकिन मैं ठीक हूँ। वेस ने सरलता से उत्तर दिया क्योंकि उसने अपने उत्तर संक्षिप्त रखे। उसे डर था कि अगर उसने कुछ और कहा तो पायलट उसे कहीं और घसीट कर ले जा सकता है। सौभाग्य से डिट्रिच ने वेस को सबसे उत्तम दिखने वाली संरचना में ले लिया। दिन का समय होने के कारण नाइट क्लब अपनी कम अवधि में था, लेकिन बार में शराब पीने वाले कुछ नियमित लोगों ने दिखाया कि यह युवा पीढ़ी के लिए एक पसंदीदा स्थान था। गुड़िया जैसी लड़कियों की एक जोड़ी चिल्लाई और उन युवा पायलटों को छोड़ दिया जिनसे वे पहले एहसान के लिए तैयार थे। छोटे मालिक का फिर से स्वागत है। उन्होंने उसका स्वागत किया और उसके चेहरे के दोनों किनारों को चूम लिया। हा हा हा, एक पल के लिए रुकें। जेमरी कायडेन, यह वेस है। उसके लिए कुछ परोसो, करोगे? निश्चित बात है बॉस। जैसे ही दोनों लड़कियां डिट्रिच के पास से चली गईं और बार के ऊपर चढ़ गईं, छोटे बॉस ने वेस को स्टूल पर बैठने का इशारा किया। जब वे बैठे तो डिट्रिच ने एक प्रोजेक्टर की ओर हाथ हिलाया जो एक समाचार प्रसारण दिखा रहा था और इसे फ्यूजन कप के संग्रहीत फुटेज में बदल दिया। रजत पदक प्राप्त करते समय वेस और चार्लोट के चेहरे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुए। तो क्या आप वहां हैं? वेस ने सिर हिलाया। वह नहीं जानता था कि व्हीलर्स को उसकी हालिया उपलब्धि के बारे में पता था या नहीं। प्रसिद्धि हमेशा अच्छी चीज नहीं होती अगर वह बुरी तरह का ध्यान आकर्षित करती हो। भाड़े के गिरोह की नजरें आकर्षित करने से अक्सर अप्रिय रास्ते निकल जाते थे। हाँ बढ़िया। डिट्रिच और मेक डिजाइनर की पीठ पर जोरदार मुक्का मारा। आखिरकार हमारे पास अपना खुद का मेक डिजाइनर है। वे दिन इतिहास बन जाएंगे जब हम बेकार पुरानी मशीनों का संचालन करेंगे। वेस को अजीब तरह से खांसी हुई। मुझे लगता है तो मेरी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंकें। मैंने कुछ महीने पहले ही अपना व्यवसाय शुरू किया है। मेरे मेक बुटीक की उत्पादन मात्रा छोटी रहेगी क्योंकि मेरा ध्यान हाई एंड मेक के उत्पादन पर है। इससे डिट्रिच का उत्साह कम हो गया। तो आप क्लाउडी कर्टेन पर एक बड़ा विनिर्माण संयंत्र स्थापित नहीं कर रहे हैं। ऐसा कार्य करने की लागत निषेधात्मक है, और अगर मेरे पास पैसा है तो भी प्रतिनिधि के बिना मेरी मशीनें बहुत अच्छी तरह से नहीं बिकेंगी। वेस डिट्रिच के सिर में गियर घूमते हुए देख सकता था। अपनी प्लेबॉय उपस्थिति के बावजूद छोटा बॉस बेकार नहीं था। ठीक है, समझा।
यह आशा करना बहुत ज्यादा है कि इस शांत बैकवाटर में कोई बड़ा उद्योग शुरू होगा। बेंथाइम इस ग्रह की अधिकांश आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। हाँ, लेकिन हम वहां से जो कुछ भी खरीदते हैं उसका मतलब है कि हमें उस स्थान पर नियंत्रण रखने वाले गिरोहों को बड़ी कटौती का भुगतान करना होगा। डिट्रिच ने गहरी सांस ली। ठीक है, चलो गियर बदलते हैं। आइए इस बारे में बात करें कि आप अभी क्या कर सकते हैं। क्या आप कोई मेक का उत्पादन कर रहे हैं? लास्ट जेन मेक पर आधारित अब तक केवल एक ही डिजाइन। मैंने अभी कुछ समय पहले ही अपनी पहली बिक्री पूरी की है। जब वेस ने अपने मॉडल की फाइलें डिट्रिच के पास फेंकी, तो छोटे बॉस ने जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने अभ्यास परिचितता के साथ मार्क एंटनी की स्पेक शीट को देखा। स्पेसिफिकेशन काफी अच्छे हैं और कीमत भी काफी अच्छी है। हालांकि यह शर्म की बात है कि यह एक लास्ट जेन मशीन है। मैं अब कुछ भी लास्ट जेन नहीं खरीदूंगा क्योंकि एक दशक के भीतर बड़ा बदलाव हो रहा है। मेरे पास इस मामले में ज्यादा विकल्प नहीं है। मुझे अनुदान के रूप में आधार मॉडल प्राप्त हुआ है। यह एकमात्र तरीका है जिससे मेरे जैसा स्वतंत्र में डिजाइनर बाजार में पैर जमा सकता है। जबकि मार्क एंटनी के आभासी युद्ध फुटेज ने डिट्रिच को कुछ हद तक प्रभावित किया, वे प्रेम की पुरानी तकनीक से उबर नहीं सका। वेस को एहसास हुआ कि वह ऐसा सोचने वाला एकमात्र पायलट नहीं होगा। उनके कई संभावित ग्राहकों ने नई मशीन खरीदते समय उनकी लंबी उम्र को ध्यान में रखा। गरीब व्यापारियों के लिए, यदि वे अपना कार्य सावधानी से चुनते हैं तो एक मेक कम से कम 2 दशकों तक उनकी आजीविका का प्रतिनिधित्व करता है। वेस इन पेनी पिचर्स को अपनी मशीन खरीदने के लिए लुभाने का एकमात्र तरीका यह था कि वह कीमत कम कर दे। ठीक है, अभी के लिए बस अपना काम करो, डिट्रिच ने अंततः कहा, मानो वे किसी अधीनस्थ को आदेश दे रहा हो। जब आप अधिक आधुनिक डिजाइन के साथ आने का प्रबंधन करते हैं, तो आपको हमारी उदार सुरक्षा के लिए हमें वापस भुगतान करना शुरू कर देना चाहिए। चिंता न करें, इस बीच हम आपके रास्ते में कोई परेशानी नहीं आने देंगे। वेस उस कथन के अंतर्निहित इरादों को पढ़ने में काफी होशियार थे। वेस में डिट्रिच की रुचि उसकी कमाई से अधिक उसकी मेक उत्पादन क्षमता में थी। वाल्टर के व्हेलर्स उसे और उसकी कार्यशाला को अपने में से एक मानते थे और किसी अन्य गिरोह को दावा करने की अनुमति नहीं देंगे। सुरक्षा का प्रस्ताव व्यंग्यात्मक स्वर में नहीं दिया गया था। व्हेलर्स जैसे छोटे गृह गिरोह अक्सर उन व्यवसायों को वास्तविक सुरक्षा प्रदान करते थे जिनमें उनकी रुचि थी। यह उनके भूमिगत शासन को वैध बनाने और खुद को स्थानीय सरकार की अच्छी किताबों में डालने का एक तरीका था। मैककोर ने इन गिरोहों को उनके सिंहासन से क्यों नहीं हटाया और गृह सुरक्षा का प्रभार स्वयं क्यों नहीं लिया? किसी भी सभ्य बस्ती में आपराधिक आधार को खत्म करना असंभव था। क्षरण के अंतहीन युद्ध में शामिल होने के बजाय ब्राइट रिपब्लिक ने इन संदिग्ध भाड़े के गिरोहों को बर्दाश्त करने का फैसला किया और उन्हें आपस में मैदान के लिए लड़ने दिया। जब तक वे हद से आगे नहीं बढ़ गए और बड़े पैमाने पर नागरिकों को हताहत नहीं किया, तब तक सरकार आंखें मूंदने को तैयार थी। स्वाभाविक रूप से वेस को एहसास हुआ कि सुरक्षा के ऐसे प्रस्ताव एक ही मत पर आते हैं। उसने डिट्रिच की ओर सिर हिलाया। अपने व्यवसाय का विस्तार करने के बाद मैं निश्चित रूप से आपकी उदारता का बदला चुकाऊंगा। इस जोड़ी ने अगला घंटा ड्रिंक पीने और दोनों लड़कियों के साथ बातचीत करने में बिताया। खैर, डायट्रिच ने ज्यादातर शराब पी और छेड़खानी की। वेस उसके पास बैठ गया और जितना संभव हो उतना कम शराब पीने की कोशिश करने लगा। एक बार जब वह अंततः छोटे माले की पकड़ से निकलने में कामयाब हो गया, तो वेस ने एक कार ली और सीधे घर चला गया। किसी तरह वेस ने फ्रेजलैंड में आगे घूमने का मूड खो दिया।
एक खाली वर्कशॉप और एक सोती हुई मणि बिल्ली के साथ घर लौटने के बाद वेस ने अपना सोफा नीचे गिराया और आह भरी। यह अच्छी बात है कि मैं वाल्टर्स व्हेलर्स के साथ समझौता करके आया हूँ। मेक पायलटों के विपरीत, वेस जैसे डिजाइनर के पास अपनी और अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने की शक्ति नहीं थी। उनकी दयनीय शारीरिक स्थिति आज पूरी तरह से प्रदर्शित हुई जब डिट्रिच ने लापरवाही से उनके शरीर पर कई बार थपथपाया। यदि डिट्रिच ने उसे थोड़ा जोर से मारा तो वे इसके शरीर पर चोट के निशान पड़ जाएंगे। मेक पायलटों के लिए भी यह आसान था जब उन्हें किसी ग्रह को जल्दी छोड़ने की आवश्यकता होती थी। उनके मुख्य सामान में अक्सर एक निजी मशीन और वह सब कुछ शामिल होता था जिसे वे अपने कॉकपिट में भर सकते थे। वे आसानी से गुजरने वाले शटल या परिवहन में सवार हो सकते हैं और एक पल में तारा प्रणाली से दूर जा सकते हैं। जहां तक मेक डिजाइनरों की बात है, उनकी सबसे मूल्यवान संपत्ति में भारी बोझिल औद्योगिक उपकरण शामिल थे। अक्सर 3D प्रिंटर और असेंबलर सिस्टम जैसी भारी संपत्तियां परिवहन के लिए उपयुक्त होने से पहले उन्हें नष्ट करने और दोबारा पैकेजिंग करने के लिए कुछ दिनों की आवश्यकता होती है। यदि वे किसी तरह व्हेलर्स से दूर भाग जाता तो वे अपनी सारी संपत्ति को अलविदा कह सकता था। यहाँ तक कि सिस्टम के साथ भी शुरुआत से पुनः आरंभ करना एक असंभव बात थी। लकी की तरह वेस ने भी उस रात गहरी नींद ली। आलसी बिल्ली के विपरीत, उसे अगली सुबह ठीक से उठना था। कल के अनुभवों ने उस आग को फिर से जगा दिया था जिसने वेस को शीर्ष पर पहुंचा दिया। उसे कई बार याद दिलाया गया कि वह अभी भी दूसरों की नजरों में कुछ भी नहीं है। अपने कौशल में सुधार किए बिना और कुछ अच्छे डिजाइन प्राप्त किए बिना वेस कभी भी दूसरों के दमन को नहीं तोड़ सका। वह वापस ड्राइंग बोर्ड की ओर मुड़ा और अपने अगले डिजाइन की कल्पना की। मिस्ट प्रॉलर को नजरअंदाज करते हुए वेस ने बेस मॉडल पर दोबारा गौर की।